जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर हमारा पहला लेक्चर है। इस लेक्चर के साथ ही हमारे इस कोर्स का आगाज़ होगा। सब्जेक्ट है हमारा कैफेट ऑडिट एश्योरेंस एसेंशियल्स। ऑडिट एंड सॉल्यूशन। आज का लेक्चर हमारा बेसिकली ओरिएंटेशन पे होगा, जिसमें मैंने आपके साथ प्लानिंग मैटर डिस्कस करने हैं। इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल कंसेप्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ सब्जेक्ट के बारे में, कुछ टीचर के बारे में, कुछ हमने किस तरीके से इस कोर्स को लेके चलना है, इसमें हमारा तरीक़ाकार क्या होगा, इसमें हमने रिसोर्सेज कौन से यूज़ करने हैं, वो सारी चीज़ें जो आगे चल के सारे तकरीबन आज के लेक्चर का जो मटेरियल है वो आपको ओवरव्यू देगा पूरे कोर्स का। ठीक है, इसलिए ये लेक्चर समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इस सब्जेक्ट के लिए आपकी तैयारी कैसे करवाई जाएगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ऑडिट, इसका कैफ स्टेज पे नंबर कौन सा वाला? कैफ 8। अच्छा, टोटल कितने सब्जेक्ट है कैफ स्टेज के? 8। ओके, इसका मतलब है ये हमारा कैफ स्टेज का आखिरी पेपर है। इस वजह से ये इसलिए भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। वैसे तो हर सब्जेक्ट ही क्रिटिकल है, लेकिन ये सब्जेक्ट इसलिए भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि ये कैफ स्टेज का लास्ट पेपर है। अच्छा, बाकी के पेपर जो होते हैं ना, उसमें तो आपके पास ये ऑप्शन होती है, उसमें टाइम ज़ाया होने का चांस कम होता है। जैसे कैफ 1, 2, 3 में खुदा ना खास्ता कोई पेपर रह गया, आप कहते हैं कोई बात नहीं, अगली अटेम्प्ट देनी है उसके साथ जोड़ लेते हैं इसको, ठीक है उसमें। लेकिन कैफ 8 जो लास्ट अटेम्प्ट होती है, क्वालिफाइंग अटेम्प्ट जिसे आप बोलते हैं, इसमें याद रखिए हर पेपर अहम होता है। ये आखिरी पेपर है, इसमें अगर एक दफ़ा खुदा न खास्ता फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट फेल हुआ। इसका मतलब है आपके 6 महीने ज़ाया हो गए, आपकी क्वालिफिकेशन 6 महीने लेट हो गई। और आपने अगर वो अकाउंटिंग में कंसेप्ट पढ़ा होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 6 महीने जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते तो आपको जो सैलरी, जो परक्विजिट्स मिलने थे, वो सारे के सारे ज़ीरो हो गए। ठीक है, इसलिए कोशिश करनी है कि इस सब्जेक्ट में जो एफर्ट का लेवल है, वो जितना आपको टीचर बताएगा उतना लाजमी करना है। ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ी सी सा डिलीजेंस रिक्वायर्ड है आपसे, थोड़ा सा मोर केयरफुल होके आपने इस सब्जेक्ट को लेके चलना है। क्लियर? इसमें नेग्लिजेंस की गुंजाइश नहीं है कि अभी चले रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट के बाद पढ़ेंगे, अच्छा रिजल्ट के बाद चले कोर्स कंप्लीट हो जाए फिर रिवीजन स्टेज पे पढ़ेंगे, ऐसे नहीं करना। अगर कोई टॉपिक आपका भी के साथ साथ चलना है तो सबसे पहले तो आपको ये बताना था इस सब्जेक्ट की पोजीशन। अच्छा, आपका क्या ख्याल है, आई कैप ने जो सब्जेक्ट की पोजीशन रखी है, क्या ये रैंडमली रखी है कि इसके पीछे कोई सोच, कोई हिकमत होगी? कोई सोच, कोई हिकमत होगी। अब सुने, क्या कैफ 8 को एंड पे क्यों रखा ऑडिट को? इसलिए कि इस एक सब्जेक्ट के अंदर, ऑडिट का जो सब्जेक्ट है, इसमें सिर्फ ऑडिट के कंसेप्ट नहीं टेस्ट होने, इसमें आपके कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट भी टेस्ट होने हैं। 3 सब्जेक्ट आपको बता रहा हूं, 3 टॉपिक। एक, अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स भी टेस्ट होंगे, दूसरा लॉ के कुछ कंसेप्ट्स भी टेस्ट होंगे, सारे नहीं, कुछ कंसेप्ट्स, काउंटिंग के कुछ कंसेप्ट टेस्ट होंगे, लॉ के कुछ कंसेप्ट टेस्ट होंगे, आईटी के कुछ कंसेप्ट टेस्ट होंगे। ये 3 सब्जेक्ट। तो चूंकि इसमें दूसरे सब्जेक्ट का कंसेप्ट इंक्लूड होने थे, इसलिए आई कैप ने क्या किया, इसकी प्लेसमेंट को थोड़ा एंड पे रखा। लेकिन याद रखिए, इसका यह मतलब नहीं है कि ये सारे बाकी के सब्जेक्ट पढ़ के फिर इसको पढ़ना है तो फिर समझ आएगा, ऐसी बात नहीं है। इसलिए कि यहां पे डिपेंड करता का टीचर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। पहले तो ये बात आपको क्लियर होगी इस सब्जेक्ट के बारे में कि इसमें ऑडिट के साथ साथ कुछ अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स, कुछ कंपनी लॉ के कंसेप्ट्स और कुछ आईटी के कंसेप्ट्स भी इंक्लूड होंगे, कुछ। ठीक है। अच्छा, अगर तो आपने पहला सवाल जिस टीचर से पढ़ने जा रहे, देखिए ये आपके कैरियर की प्रॉब्लम होती है, कैरियर का मसला है। छोटा सा आपने कोई कैलकुलेटर खरीदना हो, छोटा सा आपने मोबाइल खरीदना हो ना, तो आप उसकी सर्च करते हैं, उसके फीचर्स देखते हैं, क्या ये हमारे साथ कंपैटिबल है, क्या हमारी नीड्स को पूरा कर रहा है। तो ये जो आपके जितने भी प्रोफेशनल डिसीजंस होते हैं ना,
ये भी बड़े वेल कैलकुलेटेड डिसीजन होने चाहिए, ये रैंडमली डिसीजन नहीं होने चाहिए। साथ वाले से पूछ लिया, हाँ भाई किस टीचर से पढ़ो, इस टीचर, चलो भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। बल्कि आपको बड़ा वेल कैलकुलेटेड कैलकुलेशन करके फीचर्स देखे सारे, उसके बाद ये डिसीजन करना होता है। तो अगर तो आपका जो टीचर है, आप उससे पूछे कि सर ऑडिट में अगर दूसरे कंसेप्ट्स भी क्या इंक्लूड होंगे तो क्या आप पढ़ाएंगे कि नहीं। अगर तो वो टीचर कहें हाँ, दूसरे सब्जेक्ट के कंसेप्ट पढ़ाना भी मेरी जिम्मेदारी में है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में शामिल है, तो फिर इसका मतलब है कि आप अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट रेलिवेंट भी है लेकिन आपने नहीं पढ़ा तो प्रॉब्लम नहीं। क्यों की प्रॉब्लम नहीं? क्योंकि वो टीचर आपको पढ़ाएगा क्लास में। लेकिन अगर वो कहे कि नहीं, वो तो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो बुक्स में से रिवाइज कर लीजिएगा, तो फिर इसका मतलब है आपको पहले दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, फिर उसके बाद आप इस सब्जेक्ट को लेंगे। पहली चीज ये क्लियर। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। सब्जेक्ट हमारा है ऑडिट। चले इसमें आपको पता है ओरिएंटेशन में अमूमी तौर पे क्या होता है, दो चीजों की डिस्कशन होती है, एक इंस्ट्रक्टर की डिस्कशन और दूसरा सब्जेक्ट के, ठीक है। अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, शायद कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहले पढ़ा हो तो उनको पता होगा, कुछ स्टूडेंट्स को शायद नहीं अंदाजा होगा, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मैंने CA क्वालिफाई किया था 2008 में। 2007 की अटैम्प्ट थी, वो दिसंबर की अटैम्प्ट, उसका रिजल्ट आता है 2008 में। तो 2008 में क्वालिफाई किया। जिस फर्म से मैंने आर्टिकल्स किए थे वो थी A.F. फर्गूसन एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और आर्टिकल्स के बाद तकरीबन 1 साल तक फर्म में ही काम किया मैनेजरियल लेवल पे। फिर उसके बाद फुल टाइम टीचिंग प्रोफेशन में शिफ्ट हो गया, फुल टाइम टीचिंग प्रोफेशन में शिफ्ट हो गया मार्च 2009 में। मार्च 2009 मिड में, वहां से लेके आज तक फुल टाइम टीचिंग कर रहा हूं, इसके अलावा और कोई काम नहीं करता, सारी एफर्ट्स इधर ही, ठीक है। इस टीचिंग कैरियर में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पहले मैं पढ़ाता था अब नहीं पढ़ाता, कुछ ऐसे थे जो पहले नहीं पढ़ाता था अब पढ़ाता हूँ। लेकिन ये सब्जेक्ट ना ऑडिट, ये वो सब्जेक्ट है जो कि पहली अटेम्प्ट से लेके आज तक कंसेक्टिवली पढ़ा रहा हूँ। तो 6 महीने का सेशन होता है, इसका मतलब है लगभग कितने साल हो गए हैं, लगभग 17-18 साल के लगभग हो गए, 18 दूना 36 के, यानी इसका मतलब है 36 टाइम्स ये सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ है। और अभी तो चूंकि वो कोरोना के बाद ऑनलाइन वाला सिस्टम आ गया है, तो कोरोना से पहले जब ऑनलाइन नहीं होता तो स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा होती थी ना, तो 4-4 एक ही सेशन में 4-4 बैचेस भी पढ़ाए हुए हैं सेम सब्जेक्ट के, ठीक है। तो उसमें बार रिजल्ट के बाद भी पोस्ट रिजल्ट भी ऐड हो जाता था, तो वो भी अगर ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो, हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में एक बात लिखी हुई है, आप किसी भी प्रोफेशनल से कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं ना, आपने पहले उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसका एक्सपीरियंस क्या है। आज के लेक्चर में जो बातें करूंगा ना, दिलों के हाल अल्लाह ताला जानता है। इसका मकसद बड़ाई बयान करना हरगिज़ नहीं है, ठीक है। बड़ाई तो सिर्फ अल्लाह ताला की शान है, ठीक है। अल्लाह ताला को ही अच्छी लगती है, हमें तो बड़ाई तकब्बुर अच्छा नहीं लगता। तो सिर्फ मकसद ये है कि मैं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली गड़बड़ हो रही हैं आजकल में, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके सामने हो। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा बता दिया आपको। हाँ, इसके अलावा कैफ के अलावा CFAP लेवल पे भी मैं कोचिंग करता हूँ, ठीक है। इवनिंग में हमारी CFAP की क्लासेस होती हैं, बल्कि आज भी है क्लास, है ना, कल छुट्टी थी इस वजह से, ओके। तो ये तो मेरी कोशिश होगी कि आपको इस तरीके से पढ़ाऊं कि CFAP लेवल पे जब आप जाएं तो आपको ये एहसास ना हो कि ये बिल्कुल कोई नई चीज़ या बहुत मुश्किल चीज़ आ गई है, बल्कि उसकी इंटीग्रेशन लिंकिंग इस तरीके से हो कि आपको ट्रांजिशन करने में कैफ से CFAP में आसानी हो। इसलिए एक काम आपने करना है, आपके जो भी नोट्स होंगे, जो भी बुक्स होंगी, जब आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, उसके बाद आपने किसी दोस्त को, किसी रिलेटिव को ये बुक्स और रिसोर्सेज नहीं देने, किसी दोस्त को भी रिसोर्सेज ये नहीं देने, ये आपके अपने काम आएंगे CFAP के बाद। और अमूमी तौर पे कैफ क्वालिफाई करने के बाद जो बच्चों की पहली अटैम्प्ट होती है उसमें वो CFAP 1 और CFAP 6, जो CFAP 6 है ये ऑडिट वाला है,
ये सेलेक्ट करते हैं तो ज़्यादा गैप नहीं आएगा आपके कैफ और सीफैप में, वो आपके काम आ जाएगी। तो एक टिप मेरी आपके लिए ये है, बल्कि इसको लिख लें तो अच्छा है, ठीक है क्या, कि इस कोर्स में आपके जो भी नोट्स बुक रिसोर्सेज होंगे वो आपने सेल नहीं करनी, किसी को गिफ्ट, किसी को किसी किस्म का, ये आपने अपने पास रखनी है। एग्रीड जी, ये बात समझ आ गई मेरे भाई? अपने पास रखेंगे। दोस्त कहेगा दोस्ती की कसम है मेरे को किताब दे दो अपनी, क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं, किताब के पैसे ले लो, नई किताब ले लो, अपनी किताब नहीं, क्योंकि उसके ऊपर आपने नोटिंग की होती है, सारे सेशन में नोटिंग, एक नजर पड़ दिया सब कुछ ज़हन में ताज़ा हो जाता है कि सर ने ये क्या बात बताई थी, ये क्या बात मैंने लिखी, इसके पीछे कंसेप्ट क्या था, कहानी क्या थी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया इंस्ट्रक्टर इंट्रोडक्शन। अब आगे चलते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या, देखें, अगर मैं एक लफ्ज में इस सब्जेक्ट को बताना चाहूं, बल्कि एक मुहावरा आपको बता देता हूं। हमारे प्रोफेशन में ऑडिटिंग पर एक मुहावरा है कि जहां पे अकाउंटिंग खत्म होती है वहां से ऑडिटिंग शुरू होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, अकाउंटिंग में आप क्या करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया मैं कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूं, मुझे नहीं पता अकाउंटिंग क्या है, आप मुझे जरा आसान अल्फाज में बता दे, दो चार अल्फाज में अकाउंटिंग क्या है। आप कहेंगे अकाउंटिंग है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, अकाउंटिंग में जितने भी टॉपिक्स होते हैं अल्टीमेट पर्पस एक ही है, क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिट में क्या करते हैं? ऑडिट में करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या करते हैं? वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब है अकाउंटेंट कोई और बंदा है, ऑडिटर कोई और बंदा है। अकाउंटेंट क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करता है। ऑडिटर क्या करता है? उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करता है कि वो ठीक हैं कि गलत। अच्छा मुझे बताइए, ये भाई गलती कर सकते हैं? भाई शरीफ आदमी है, खुदा का खौफ कर, माशाल्लाह दाढ़ी रखी है उन्होंने, नेक आदमी लग रहे हैं, क्या ये गलती कर सकते हैं? एरर कर सकते हैं? हाँ हाँ, याद है, इंसान खता का पुतला है, वो बचपन से पढ़ते हैं, गलती कर सकते हैं। क्या ये भाई फ्रॉड कर सकते हैं? ये भाई फ्रॉड कर सकते हैं? भाई कह रहे नहीं कर सकते। ओके, यूएसए में एक रिसर्च हुई, उस, अच्छा मुझे बताइए, यूएसए, आपके ख्याल में यूएसए के लोगों का एथिक्स का लेवल, अमूमी तौर पे बात करें, अमूमी तौर पे एथिक्स का लेवल ज्यादा होगा या पाकिस्तान के लोगों का? या ओके जनरली बात कर रहा हूँ, जाहिर है केस टू केस वेरी करता है, आर्गुमेंट नहीं कर रहा, जनरली। वरना बहुत ही आसान हल है ये जानने का, क्या? ये एक और ग्रुप ने रिसर्च की, उन्होंने एक मोबाइल, उसके साथ एक एड्रेस लिख के पब्लिक प्लेस पे रख दिया, कोई डिफरेंट पब्लिक प्लेसेस में 50 मोबाइल रख दिए। फिर उन्होंने देखा हर कंट्री में, बहुत सी कंट्री में एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं किस कंट्री में ज्यादा मोबाइल उसके ओनर तक पहुंचते हैं, ओनर का नाम साथ लिखा हुआ था। आप अपना मोबाइल किसी जगह पे रख, अगर आपका ख्याल ये है कि पाकिस्तान में लोगों का एथिक्स लेवल ज्यादा है, आज अपना मोबाइल क्लास में रख के भूल जाएं। अगर तो कल आपको मिल गया तो फिर आपकी बात ठीक, नहीं मिला तो समझ लीजिए ठीक है। तो मस्जिद में जूती बाजुकात नहीं मिलती है बाहर आ जाना, मोबाइल तो दूर की बात है। तो यूएसए में रिसर्च हुई, रिसर्च के बाद पता चला कि जो 70% कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एजुकेशनल परफॉर्मेंस और ग्रेड्स के बारे में अपने घर में झूठ बोलते हैं, यानी अपने घर वालों को अपनी एजुकेशन परफॉर्मेंस के बारे में ठीक ठीक नहीं बताते। ठीक है, आपको कुछ अपने दोस्तों में भी ऐसे लोग मिलेंगे जो रिजल्ट आने पे घर वालों को बताते हैं कि 2 पेपर दिए थे, दोनों पास हो गए, लेकिन ICAP ने स्कीम चेंज की है, 2 सब्जेक्ट नए ऐड भी कर दिए। ऐसे करते हैं ऐसे। तो रिसर्च, अच्छा रिसर्च के बाद इंटरेस्टिंग चीज क्या थी? इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि उस रिसर्चर ने कहा था ये लोग, अब जाहिर है आप लोग भी माशाल्लाह हमारे आज क्लास में बैठे हैं, कल आप लोगों में से ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के कुछ लोग इंडस्ट्री में डिफरेंट कंपनीज में CFO CEO डायरेक्टर लेवल की पोस्ट पे होंगे। आपको इस बात पे यकीन नहीं, अगर शायद हंसी आए, लेकिन उस्ताद है ना, उस्ताद को अंदाजा होता है, और ये बात फैक्ट है, आप लोगों में से ही
ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने कल को डिफरेंट लिस्टेड कंपनीज में CFO CEO डायरेक्टर लेवल की पोस्ट पे बैठना है, काम करना है। आप लोगों में से ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल को फर्म में पार्टनर बनना है, ठीक है। तो उस रिसर्चर ने ये कहा था कि ये वाले जो जनरेशन है जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगी तो आपका क्या ख्याल है, जो अपने वालिदैन के साथ झूठ बोल सकता है, क्या वो कल को जब मैनेजमेंट का हिस्सा बनेगा कंपनी के अंदर, CFO CEO, क्या अपने ऑडिटर के साथ जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए ऑडिटर्स की टीम आएगी, झूठ नहीं बोल सकता? क्या बोल सकता है। जो अपने वालिदैन के साथ झूठ बोल सकता है वो दुनिया में किसी के साथ भी झूठ बोल सकता है। तो ये जहन में रखिएगा, कोई भी झूठ बोल सकता है। क्या? हाँ, कोई भी झूठ बोल सकता, हर एक नहीं बोलता, हर एक नहीं बोलता, लेकिन कोई, मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हर एक बंदा झूठ बोलता है, फर्क है दोनों कंसेप्ट्स में। मैं ये नहीं सिखा रहा हर बंदा झूठ बोलता है, नहीं नहीं, लेकिन मैं ये सिखा रहा हूं कोई भी बोल सकता है। आपको नहीं पता मैं झूठ बोलता हूं कि नहीं, तो आपने किस माइंडसेट के साथ बात करनी है मेरे से कि मैं हमेशा सच बोलता हूं? नहीं। क्या इस माइंडसेट के बाद कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं? नहीं। किस माइंडसेट के साथ कि मैं झूठ बोल सकता हूं, खास तौर पे जब फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा। ये भी हमारे स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, ISA 240 उसमें लिखा हुआ फ्रॉड इज फैक्टर। जब लोगों को माली मुफादात होते हैं तो उनके फ्रॉड करने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए जहन में रखिएगा। दूसरा असूल आपको ये भी लिख लीजिए, क्या? हर कोई झूठ बोल सकता है। लिखे, शाबाश शाबाश। हर कोई झूठ बोल सकता। कंसेप्ट्स आपको ऑडिट के सिखाए जाएंगे, लेकिन इन्हीं में से कंसेप्ट्स अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ, पर्सनल लाइफ पे भी अप्लाई कर लेंगे, इंशाल्लाह फायदा होगा। हर कोई झूठ बोल सकता है। मेरा बचपन का दोस्त मेरे साथ झूठ बोल सकता है? फटाफट बताइए, झूठ बोल सकता है कि नहीं? इसको कहते हैं, ये जो कंसेप्ट आपको सीखने में बिल्ड कर रहा हूं ना, मैं बिल्ड कर रहा हूं। आपको लग रहा होगा सर क्या गलत गलत बातें सिखा रहे हैं। देखिए, कुछ प्रोफेशन की मजबूरी है कि जो जैसा चल। अब देखें, अच्छी बात तो यही है कि लोगों के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए, भाई ऐसा ही है ना, बिला वजह उनके बारे में शक शुबा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर एक पुलिस वाला किसी इलाके में मर्डर हो जाए, जगह पे पुलिस वाला तफ्तीश करने के लिए आए, वो हर एक के बारे में ये सोचे भैया इसको तो अभी मस्जिद से निकलते देखा है, ये थोड़ी मर्डर कर सकता है, ये भाईजान माशाल्लाह दाढ़ी टोपी वाले आदमी है, ये थोड़ी मर्डर कर, ये पढ़े लिखे आदमी है, ये थोड़ी मर्डर कर सकते हैं। तो मुझे बताइए, कातिल मिलेगा? नहीं मिलेगा। कातिल किस माइंडसेट के साथ मिलेगा? जब वो हर एक में शक करेगा, ये भी मुजरिम हो सकता है, ये भी मुजरिम हो सकता है, हालांकि होगा उनमें से कोई एक, लेकिन जब तक ये माइंडसेट नहीं रखेगा वो असल मुजरिम तक पहुंचना उसका बहुत ही मुश्किल है। कोई खुद से थोड़ी कहेगा मैंने कत्ल किया, बहुत कम ऐसे होते हैं जैसे। तो इसलिए जहन में रखिएगा, क्या सिखाया? हर कोई झूठ बोल सकता है। अब थोड़े से सेंसिटिव क्वेश्चन पूछने लगा, क्या मेरा बचपन का दोस्त झूठ बोल सकता है? ओके। क्या हमारे भाई बहन हमारे साथ झूठ बोल सकते हैं? ओके। वालिदैन को शिकायत लगाते रहते हमारी झूठी सच्ची है ना। क्या आपका उस्ताद आपसे झूठ बोल सकता है? भी बताइए, आप प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल। आपको अभी मैं अच्छे किरदार के असूल नहीं सिखा रहा। मेरा मकसद क्या, हालांकि अच्छी बात तो यही है कि भाई उस्ताद का एहतराम करो, जो वो कहे उसके ऊपर अमल करो, लेकिन इस प्रोफेशन का तकाजा, प्रोफेशन का असूल ये नहीं है। मैं प्रोफेशन का असूल सिखाने के लिए आपको है। क्या उस्ताद आपसे झूठ बोल सकता है? खास तौर पे ऐसे का। ओके, दूसरे भी मामला हो सकते हैं। क्या आपके वालिदैन आपसे झूठ बोल सकते हैं? इमोशन हर्ट हुए थोड़े थोड़े हैं। अरे ये क्या सिखा रहे हैं? प्रोफेशनल में जो लिखा है मैं तो वो सिखाऊं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है प्रैक्टिकल सिचुएशन में कि आपको कुछ ऐसा केस आपके सामने आ जाता है जिसमें आपका रिलेटिव इन्वॉल्व होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, जज के सामने केस आ गया, उसका रिश्तेदार इन्वॉल्व। वैसे तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, अमूमी तौर पे अच्छी प्रैक्टिस यही है कि ऐसा जज अपने आप को अलग कर ले, लेकिन सम टाइम ऐसी सिचुएशन, हमारे प्रोफेशन में भी ऐसी सिचुएशन आती है। क्या, फिर से पूछ रहा हूं, क्या आपके वालिदैन आपसे झूठ बोल सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा बोलते हैं, ना ना, फर्क समझिएगा, ये नहीं कह रहा बोल, क्या क्या समझा रहा हूं, बोल सकते हैं।
इस असूल को कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये जो मैंने आपको लाइन लिखाई है ना, हर कोई झूठ बोल सकता है, इसके आगे ब्रैकेट में लिख लें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल के स्पेलिंग आपको आते होंगे, स्केप्टिसिज्म के स्पेलिंग लिख लीजिए SKEPTICISM, स्केप्टिसिज्म। ठीक है जी। तो फिर मुझे बताइए, वापस आते हैं। अब ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, वेरिफिकेशन कर। अकाउंटिंग क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिट क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेट। इसमें हम ऑडिटर, आप लोग इस क्लास में मैं आप लोगों को बोलूंगा ऑडिटर्स। आप कौन है, ऑडिट। अकाउंटिंग की क्लास में आप लोग क्या होते हैं, अकाउंटेंट। लॉ की क्लास में आप क्या होंगे, लॉयर्स। ठीक है। तो यहाँ पे ऑडिट, ऑडिटर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करने के लिए किसी कंपनी में जाएगा तो याद रखिए उसमें से हर पर्सन उसके साथ झूठ बोल सकता है। इस माइंडसेट को क्या नाम देते हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो ऑडिट इज इक्वल टू वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, अच्छा अब सुने, यहाँ पे हमें ऑडिटर और अकाउंटेंट के दरमियान में फर्क पता चल गया। एग्री करते हैं जी? ओके, नेचर समझ लीजिए। ये वो बात बताने लगा हूं जो आपको पूरे सेशन में बार बार बतानी पड़ती है, पूरे सेशन में बार बार बतानी पड़ती है। देखें, हर सब्जेक्ट के कुछ असूल होते हैं। मैथ है ना, मैथ, उसमें आपको रूल्स पढ़ाए जाते हैं और आपसे कहा जाता है खबरदार इस रूल के साथ दाएं बाएं किया तो कुछ। 2 + 2 हमेशा 4 होगा। अगर 5 आया तो गलत, 3 आया तो गलत। जो रूल बताया है जरा सा दाएं किया या बाएं किया तो आपका जवाब गलत। अकाउंटिंग में ऐसा ही होता है। क्या होता है, 2 + 2 हमेशा 4 होगा। 3 अच्छा, अब मुझे ये बताइए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं। आप में से अक्सर स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट अगर पूछा जाए ना अभी तक कौन सा है, वो बोलेगा अकाउंटिंग। ऐसा ही है। वैसे कितने स्टूडेंट्स का है सब्जेक्ट फेवरेट अकाउंट? ओके, ठीक ठीक। अकाउंटिंग आपके कैफ लेवल के ऊपर 3 दफा पढ़ाई जाती है। पीआरसी को भी मिला लें, पीआरसी और कैफ। जिस पॉइंट पे इस वक्त आप है ना, यहाँ तक 3 दफा अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है। पीआरसी में पढ़ाई जाती है कैफ 1 और उसके बाद कैफ 5 है गालबन, या 6 है, कैफ 6 है। ओके, जो ठीक है, ओके, 3 दफा पढ़ाई जाती है। तो काउंटिंग कर करके आपके माइंड में ये बात बैठ चुकी होती है क्या, कि 2 + 2 = 4 है हमेशा। हमारा आंसर एग्जैक्ट सॉल्यूशन के साथ मैच करना चाहिए। एक नंबर का भी फर्क है ना आगे पीछे। बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन रेट 1% से भी ऊपर नीचे हो गया ना, उसका मतलब है हमने गलती की, तो वो आंसर गलत। भाई इसी माइंडसेट, यही माइंडसेट है, पक्की बात है, ऐसा ही होता है। इसी माइंडसेट का सॉल्यूशन मैच करते हैं, एक एक फिगर मैच करते हैं। जो फिगर मैच हो जाती है आप समझते हैं ये सही है, और जो फिगर मैच नहीं होती क्या समझते हैं, गलत। ओके, क्या हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है? नहीं, नहीं। जैसे फिलॉसफी है, हर बंदा उसमें अपनी सोच के मुताबिक, क्रिटिकल थिंकिंग है, मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक में प्रॉब्लम आपके सामने रखी जाएगी। हर एक पर्सन जो है वो उसका अलग से डिसीजन देगा। मैं आपके सामने, आप मैनेजर हैं फर्ज करें, मैं आपसे ये पूछता हूं भैया कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाना है, क्या करें? हो सकता है कुछ स्टूडेंट कहें सर सेल्स प्राइस बढ़ा देनी चाहिए, कुछ कहें नहीं सर सेल प्राइस सेम रखे, एडवर्टीजमेंट करके क्वांटिटी ऑफ यूनिट सोल्ड बढ़ा देनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट के सर कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटजी करके कॉस्ट कम करनी चाहिए। तीनों ने अलग अलग सजेशन दी, कौन सही कौन गलत? तीनों सही हो सकते हैं, पक्का। लेकिन तीनों का जवाब, सवाल एक था, उन तीनों का जवाब एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो काउंटिंग में तो ये होता है कि जवाब में मुख्तलिफ हो तो जो आपने कुछ गलती की है वो गलत है, जो आपने किया। काउंटिंग में तो ऐसे ही होता है। तो यहां पे जवाब मुख्तलिफ है, सही है कि गलत? यहां पे 3 ऑप्शंस हैं, तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है, सही के गलत। सही, तीनों से प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किस पॉइंट पे आपको लाना चाह रहा हूं कि कुछ सब्जेक्ट में एग्जैक्ट आंसर आना जरूरी होता है, कुछ सब्जेक्ट्स में एग्जैक्ट आंसर आना जरूरी नहीं होता। ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एग्जैक्ट आंसर आना जरूरी नहीं है।
कभी आएगा भी, कभी नहीं भी आएगा, लेकिन आप हमेशा एंड तक यही पूछते रहेंगे, सर मैंने जो लिखा है किताब में कुछ और लिखा है, सर मेरी केस स्टडी मुझे सॉल्व नहीं हो रही। क्यों नहीं सॉल्व हो रही मेरे से केस स्टडी? क्योंकि मैं जो कुछ और लिखता हूं किताब में कुछ और लिखा होता है। और बच्चा ये क्यों सवाल जहन में आता है कि मेरा चूंकि एक बुक से मुख्तलिफ है तो मेरा गलत होगा आंसर, ये क्यों आता है जहन में? क्योंकि काउंटिंग कर करके ये माइंडसेट बन चुका होता है कि 2 + 2 = 4 है, एक कम हुआ वो भी गलत, एक ज्यादा हुआ वो भी गलत। उसी तरह केस स्टडी करते हुए कोई थोड़ा सा कम लिखा किसी स्टूडेंट ने, वो भी उसे लगता है गलत लिख दिया, ज्यादा लिखा वो भी। हालांकि मेन चीज क्या है, कंसेप्ट। ये चीज मैंने आपको सिखा दी। आज के लेक्चर की सबसे अहम चीज सुन लीजिए, सबसे अहम तो नहीं लेकिन अहम चीजों में से, आपका आंसर कभी भी एग्जैक्ट बुक वाला नहीं आएगा। लिख लें, हमारा आंसर कभी भी एग्जैक्ट बुक वाला नहीं आएगा। बेसिक डिसीजन सेम होंगे, बेसिक डिसीजन सेम होंगे, लेकिन आंसर एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा। एक एक लफ्ज मैच नहीं करेगा। भाई से ले ले पेज। मैच क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये अकाउंटिंग नहीं है, ये ऑडिट है, ये जजमेंटल है, ये मैथमेटिकल नहीं है। ये सब्जेक्ट क्या है? जजमेंट। इसमें आपने अपनी जजमेंट अप्लाई करनी होती है। किसी की जजमेंट में ऑप्शन ए ठीक होगी, किसी की जजमेंट के मुताबिक बी, किसी के जजमेंट के मुताबिक सी। चीजों को वेरीफाई करना है, इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। ऑडिट में ना वेरिफिकेशन के मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक है, एसी लगा हुआ है, पहला मुझे एसी नजर आ रहा है, ये वेरिफिकेशन, ये भी ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? एसी खरीदा है कॉलेज ने, उसकी इनवॉइस होगी, ये भी वेरिफिकेशन है। तीसरा तरीका क्या है? मैं पहले तो मैंने देखा था सिर्फ, अब मैं जाके हाथ लगा के भी देखूं फिजिकली ये है कि नहीं, ये भी वेरिफिकेशन। चौथा तरीका क्या है? मैं रिमोट से ऑन करके देखूं भाई ठंडी हवा आ रही है कि नहीं आ रही, ये भी तो एक चीज को वेरीफाई करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक स्टूडेंट अगर कोई और तरीका लिखता है, दूसरा स्टूडेंट कोई और तरीका लिखता है, तो मुझे बताइए कौन सही कौन गलत? दोनों से वेरिफिकेशन हो रही है, कौन सही कौन गलत? दोनों सही। लेकिन सॉल्यूशन में तो कोई हो सकता है एक लिखा हो, सॉल्यूशन से हो सकता है डिफरेंट हो। भाई बात समझ आ रहे हैं? तो आज के लेक्चर की अहम बातों में से एक अहम बात क्या है? क्या अहम बात है? कि ऑडिट जजमेंटल है, इसीलिए आंसर जजमेंट पे आपकी डिपेंड करेगा। बुक के साथ मैच होना लाजमी कभी होगा कभी नहीं होगा। कुछ पॉइंट होंगे कुछ पॉइंट नहीं होंगे। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई? ऑडिट 2 + 2 = 4 नहीं है, लेकिन आप फिर भी ये बात पूछेंगे, मुझे पता है, फिर भी ये बात पूछ, क्यों भला? काउंटिंग कर करके ये माइंडसेट बन चुका है कि सोचना नहीं है। सर रूल बताएं, मैंने सोचना नहीं है, सोचना नहीं है, सोचा करें। ठीक है, हट के सोचा करें। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में एक फर्क ये होता है, एम्प्लॉय सोचता नहीं है, करता है, एम्प्लॉयर सोचता है। आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स जाहिर एम्प्लॉय की पोजीशन पे जाएंगे, लेकिन वो पोजीशन स्ट्रेटेजिक होगी, डिसीजन मेकिंग करनी होगी। कुछ ऐसे होंगे जो अपनी फर्म अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, एम्प्लॉयर होंगे। दोनों के लिए आप, क्योंकि आप सोसाइटी की एक आपको नहीं एहसास होगा, लेकिन जाहिर है उस्ताद को एहसास होता है, हमारी सोसाइटी की करीम है। ठीक है, तो आप लोगों ने, मेजॉरिटी ने स्ट्रेटजिक पोजीशन पे जाना है, इसलिए थोड़ा सा अपनी जजमेंट को रिफाइन करें। सोचने को ये ना कहें बड़ा मुश्किल काम है सर मैंने तो सिर्फ इसको रट्टा लगा लेना है, मेरा रट्टा बड़ा स्ट्रांग है, मैं रट्टा लगा लूं सारी किताब पास हो जाऊंगा। पास नहीं हो सकता। एक पर्सन, अभी बता रहा हूं आपको, किताब के पहले सफ़े के पहले लफ्ज से लेके आखिरी सफ़े के आखिरी लफ्ज तक 100% याद कर ले, पास नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये सब्जेक्ट जजमेंटल, ये आपसे जजमेंट अप्लाई करवाएगा केस स्टडी। डन जी, आगे चलें। नेक्स्ट, प्री रिक्विजिट। क्या इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले कोई सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है? यस, FAR पढ़ना जरूरी है, जो आपका क्या होता है कैफ 1। पास होना जरूरी नहीं है, फर्क है। क्या बोल रहा हूं मैं?
पढ़ना जरूरी है, पास होना जरूरी नहीं है। पढ़ना क्यों जरूरी है भला? क्योंकि काउंटिंग के कंसेप्ट इसमें टेस्ट होंगे। और फिर लॉ भी, कंपनी लॉ पढ़ना क्यों जरूरी है? इससे पहले लॉ के कुछ कंसेप्ट इसमें आएंगे। लेकिन क्या जो आपका FR2 है वो पढ़ना जरूरी है? नहीं है, नहीं है। अगर कोई इसमें से कोई कंसेप्ट ऐसा है जो हमारे सिलेबस में टेस्ट भी होता है ना, तो वो पढ़ाना आपको किसकी जिम्मेदारी है? आपके उस्ताद की। आगे चलते हैं। तो FAR पढ़ना यानी कैफ 1 पढ़ना जरूरी है, कैफ 6 पढ़ना जरूरी नहीं है। कैफ 1 भी पढ़ना जरूरी है, पास करना जरूरी नहीं। हाँ, कैफ 3 भी पढ़ा ना कंपनी लॉ, तो अच्छा है, अच्छा है, वो भी अच्छा पढ़, लेकिन FAR जरूरी है। वरना कंपनी लॉ भी ना पढ़ा प्रॉब्लम नहीं है कोई, मतलब जरूरी नहीं है। डिफिकल्टी लेवल क्या है इसका? मॉडरेट। अब देखिए, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं जो चीज़ जैसी होगी ना आपके सामने वैसी डिस्प्ले करूंगा। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि मैं आपको कोई चीज़ मुश्किल को, नहीं, बहुत हिम्मत कर जवान, लगा दे छलांग, पार है तेरी कश्ती, ऐसे नहीं है। जो चीज़ मुश्किल होगी बताऊंगा मुश्किल है, जो आसान है वो बताऊंगा आसान है, जिसमें जो मुश्किल होगा वो बताऊंगा। प्रोफेशनल इसी तरह होता है। सब्जेक्ट मॉडरेट, मुश्किल नहीं है, आसान भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? 2 प्रॉब्लम्स हैं इसमें, 2 प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम ये, सब्जेक्ट थोड़ा लेंथी है। इसमें आप देखेंगे कि 22-23 के करीब हमारी बुक के चैप्टर्स हैं, ICAP के शायद 17-18 है, लेकिन वो लेंथ ज़्यादा है। हमारे जो चैप्टर्स की थोड़ी लेंथ वो कम रखते हैं, तो इसलिए हमारे को 22-23 के करीब चैप्टर होंगे, लेंथ ज़्यादा है। और दूसरा और बड़ा मसला पता है क्या है? ये वो सब्जेक्ट है जो इससे पहले आपने 99.9% स्टूडेंट से पहले नहीं पढ़ा होता। आपको पता ही नहीं ऑडिट है क्या चीज़। अकाउंटिंग है ना, आर्ट, वो आपको स्पोर्ट मिल जाती है। FR2 जिसने पढ़ाना हो ना, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग उसको बोलते हैं। पुराने समय सब्जेक्ट के नाम हमारे मुंह पे चढ़े होते हैं तो वो बोलते हैं कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। तो आपने सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी होगी कैफ 1 में, उससे पहले कैफ 1 में जब आप थे तो आपने अकाउंटिंग पढ़ी होगी। मैथ का पेपर आपने अटेम्प्ट किया, आपने मैथ पहले पढ़ा है। इंग्लिश का पेपर PRC में अटेम्प्ट किया, जो भी कम्युनिकेशन वगैरह होती है आपने पहले पढ़ा। कुछ सब्जेक्ट्स में टीचर को सपोर्ट मिल जाती है, इस सब्जेक्ट में टीचर को 0 सपोर्ट मिलती है। ये सब्जेक्ट आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होता। 2 प्रॉब्लम होती है इस वजह से। आपको ABC से स्टार्ट करना पड़ता है, XYZ तक पढ़ाना पड़ता है। ये टीचर की प्रॉब्लम होती है, बेस बनानी पड़ती है। दूसरे सब्जेक्ट्स में अक्सर टीचर को आपने ऑलरेडी जो पढ़ा होता है ना चीजें, उनकी सपोर्ट मिल जाती है, नहीं मिलती। ऑडिट के टीचर को क्या स्क्रैच से पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। एक ये और दूसरा सिलेबस कुछ ज्यादा है। अब अगर आप कंपैरिजन करें ना इसका इक्विवेलेंट अदर बॉडीज के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल ICAW के साथ अक्सर हमारे प्रोफेशन में कंपैरिजन किया जाता है, तो 2 हिस्सों में डिवाइड किया। पहले आप समझ लीजिए हमारा जो PRC का लेवल है ना, उस पर भी उन्होंने कुछ कंसेप्ट सिखा दिया। उन्होंने कहा काउंटिंग है 3 दफा पढ़ाई, स्टैंडर्ड्स भी हैं उसमें, ऑडिट में भी स्टैंडर्ड्स है। ऑडिट भी समझिए आपको उसी लेवल पे पढ़ाना है, लेवल पे स्टैंडर्ड तक लेके जाना है। वो एक के लिए एक सब्जेक्ट है ना, थोड़ा मुश्किल बहरहाल, लेकिन इस पे जाहिर है टीचर पे फिर डिपेंड करता है उसके एक्सपीरियंस पे कि वो किस तरीके से वगैरह वगैरह। तो इसलिए जरूरी है कि रोज का काम आपने रोज करना है, पढ़ना है। जरा आपने नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया ना, 2-4 दिन आपने अगर लेक्चर नहीं लिया, आपसे एंड तक गैप पूरा नहीं होना। टीचर आगे चल रहा होगा, आप पीछे। इसीलिए टीचर के साथ साथ कभी काम कम है, कभी काम ज्यादा, ये होता रहेगा। अमूमी 2 घंटे आपने घर में पढ़ने होंगे, सेल्फ स्टडी ये रिक्वायर्ड है। कभी काम 1 घंटे का होगा शुरू में बेस होती है ना, हम स्लो रखते हैं जरा, ताकि बच्चे को जो है वो साथ बेसिक कंसेप्ट, जब बेसिक कंसेप्ट कवर हो जाते हैं फिर हम रेगुलर स्पीड पे आते हैं। तो कभी 1 घंटे का काम दिया जाए, कभी 1.5, कभी 2 घंटे का। तो आपने रोज का काम रोज कर, कभी कभी 2.5 घंटा भी कोई टॉपिक ऐसा होता है करवाना पड़ता है, लेकिन ऑन एवरेज डेली ये सब्जेक्ट पास करने के लिए ऑन एवरेज डेली कितने चाहिए? 2 घंटे। और ये रोज का रोज, ये नहीं हफ्ते में 14 घंटे। 2 + 2 = आपको पता है, अब अरे हर छोड़े वो बात कहीं निकल जाएगी। लेकिन रोज पढ़ना ज्यादा बेहतर है या कि रोज 2 घंटे बेहतर है कि इतवार वाले दिन 14 घंटे लगा लिए वो बेहतर है? रोज 2 घंटे बेहतर है। ये तो ऐसे सवाल हुआ कि कहे कि रोज खाना जरूरी बेहतर है कि हफ्ते में 1 दिन पूरे हफ्ते का खाना खा लेना बेहतर है? क्या बेहतर है? रोज। ठीक है, एब्जॉर्ब भी करना ना उसको,
डाइजेस्ट करना है, रिवाइज करना है। पासिंग परसेंटेज लगभग 33%, ऊंच नीच होती रहती है। पिछले 10-12 जो अटेम्प्ट्स की परसेंटेज आपके सामने रखी है एवरेज 33%। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की पासिंग परसेंटेज भी अगर आप देखेंगे ना, इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा, कोई 38-9% के लगभग होगी। ये कैसा लगे? क्या ये सब्जेक्ट इसलिए इसकी पासिंग परसेंटेज कम है क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल है काउंटिंग से? नहीं, अकाउंटिंग ज़्यादा मुश्किल ऑडिट से, मैं आपको बता, आपकी कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग ऑडिट से ज़्यादा मुश्किल है, सीधी बात कर रहा हूँ, लेकिन उसकी पासिंग परसेंटेज ज़्यादा है, इसकी पासिंग परसेंटेज कम क्यों? हाँ, बच्चा प्रैक्टिस काउंटिंग फेवरेट होती है। ठीक है, अकाउंटिंग के टीचर भी आपको नॉर्मली जो थियोरेटिकल टीचर पढ़ाते हैं थ्योरी, उससे ज़्यादा पसंद आते हैं, एसोसिएशन होती है ज़्यादा, उनके साथ ज़रा आपकी इंटरेक्शन होती है, काम भी उन्हीं का ज़्यादा है ना, नेचुरल है, नेचुरल। तो हमने क्या करना है, हमने अकाउंटिंग को अकाउंटिंग का टाइम देना है, ऑडिट को ऑडिट का टाइम देना है। अगर ऑडिट को अकाउंटिंग का टाइम देंगे, अकाउंटिंग ऑडिट की परसेंटेज बढ़ जाएगी, अकाउंटिंग की कम हो जाएगी। और अगर अकाउंटिंग को ऑडिट का टाइम देंगे, अकाउंटिंग की परसेंटेज बढ़ जाएगी ऑडिट की। ये होता है इधर। स्टूडेंट समझते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, क्या हुआ, बस कर लेंगे, पढ़ लेंगे, रिवाइज। न्यूमेरिकल में टाइम लगाना चाहिए, ये रोज का रोज पढ़ना पड़ता है। केस स्टडी रोज की रोज करनी है, करेंगे? रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे? अच्छा, मुझे जब मैं स्टूडेंट था ना, लिखने ऐसे लिखना मेरे को मौत पड़ती थी, यकीन करें। और इसकी एग्जांपल आपको देता हूं, पीपीटी था हमारा ना, एंट्री टेस्ट होता था। अब तो एंट्री टेस्ट आई, हमने खत्म कर दिया, हमारा एंट्री टेस्ट होता था सीए का। एंट्री टेस्ट में ऐसे आ गया, आप यकीन कीजिए, आधा ऐसे लिख के मेरी बस, टाइम था, मुझे आता भी था ऐसे आगे क्या लिखना, मैंने नहीं लिखा। इतना बोर करता था लिखना, इतना बोर करता था, एग्जाम में नहीं लिखा मैंने, टाइम भी था, आता भी था, मुझे पता था कि मेरे दूसरे क्वेश्चन ठीक है, मैं पास हो जाऊंगा इंशाल्लाह, अंदाजा था मुस्तकबिल में क्या होगा तो अल्लाह ताला को पता, मैं पास हो भी गया। लेकिन मेरे साथ, आप मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट के साथ भी यही मसला है, थ्योरी लिखते हुए ना आपको उलझन होगी, 4-5 लाइन लिखते हैं, आप कहेंगे यार लिखना तो वही है जो जेहन में है, मैं जेहन में दोहरा लेता हूँ बस, ठीक है। नहीं, जो आपके जेहन में है उसको हाथ से कैसे निकालना है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। रिटर्न प्रैक्टिस जरूरी है, लिखें अगली बात, रिटर्न प्रैक्टिस, डेली रिटर्न प्रैक्टिस मस्ट है। केस किस लिए? किस लिए? ताकि आपको पता चले हाउ टू ड्राफ्ट केस स्टडी, हाउ टू ड्राफ्ट केस स्टडी। इसके आगे उर्दू में ब्रैकेट में लिख लें, जो हाथ 6 महीने नहीं चला वो एग्जाम में भी नहीं चलेगा। शाबाश, लिखें, फटाफट लिखें, जो हाथ 6 महीने नहीं चला वो एग्जाम में भी, भाई ऐसा ही है ना कि चल जाएगा एग्जाम में? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, पेपर पैटर्न क्या है जी? पेपर पैटर्न आपको दिखा देते हैं, कैसे दिखाएं, मॉडल पेपर से दिखा देते हैं। पेपर पैटर्न क्या है, सुन ले, पेपर पैटर्न क्या है जी। ये है आपका मॉडल पेपर, आई कैप ने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है, एजुकेशन स्कीम 2025 के मुताबिक है। सेक्शन ए बी सम ग्रेड का मसला उसको छोड़े, पैटर्न देखे क्या है। क्वेश्चन, ये कौन से वाला क्वेश्चन है? एमसीक्यूज, 10 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 5 चल रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्या आपको प्रीवियस किसी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग की वजह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन और केस स्टडी में फर्क पता चल जाता क्या है? कितने स्टूडेंट्स ने लॉ नहीं पढ़ा हुआ, लॉ नहीं पढ़ा हुआ, ओके। कभी कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा जिसमें केस स्टडीज होती हैं? केस स्टडी कोई ऐसा सब्जेक्ट से, ओके। आप मुझे बताइए, आपके ख्याल में ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, केस स्टडी है या रट्टे वाला सवाल, कोई रिप्रोडक्शन वाला? क्या लगता है, अंदाजा लगाएं, अंदाजा लगाएं। केस स्टडी लगती है। क्वेश्चन 8 केस स्टडी। क्वेश्चन 9 क्या लगता है? रट्टे वाला, स्टेट द प्रिंसिपल वार्डन। ठीक है, फिर से जरा देखें भाई, समझ रहे हैं क्वेश्चन 9 क्या लग रहा है, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन। 8 क्या है? केस स्टडी। 7 क्या है? लगभग, हमें अभी कंफर्म नहीं होगा आपको अंदाजन, केस स्टडी। 6 क्या है? केस स्टडी। समझ रहे हैं? नहीं समझे अभी? 5 क्या है क्वेश्चन? केस स्टडी। 4 क्या है? केस स्टडी। 3 क्या है? 2 क्या है? नहीं समझे अभी भी? किस पॉइंट पे लाना चाह रहा हूं?
केस स्टडी पे लाना चाह रहा हूं। 10 आपके, अगर आप 100% चीजें भी याद कर लेना किताब में, आप एमसीक्यूज को ठीक, मेजॉरिटी ऑफ एमसीक्यूज को शायद ठीक कर लें। हालांकि एमसीक्यूज में वो केस स्टडी स्टाइल पूछता है, देखें एक एमसीक्यू वहां से लेके यहां तक, ठीक है, मार्क्स 2 दिए उसने, लेकिन फिर वो याद रखें एमसीक्यूज तक में केस स्टडी को प्रेफर करता है। ये रिप्रोडक्शन एंड पे जाएं, अगर आप सिर्फ एक ऐसा है जो कि रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, 5 5 10 3 13 नंबर का। कभी किस्मत अच्छी हुई शायद कोई एक आधा क्वेश्चन मजीद ऐड कर दे, मैक्सिमम 20 नंबर तक जाएगा। अब सुन ले जो कंक्लूजन जिस पर लाना जा रहा हूं। आपके पेपर का पैटर्न क्या होगा, मॉडल पेपर आपके सामने है, लेटेस्ट पेपर भी आप चाहे देख लीजिएगा। 10 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, 20 नंबर का लगभग रटे वाले सवाल आएंगे, 70 मार्क्स का केस स्टडी बेस्ड पेपर होगा। इसलिए मैंने बोला था आप 100% याद भी कर लेंगे ना सारा, पहले लफ्ज से लेके आखिरी लफ्ज तक। आप रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लेंगे, केस स्टडी नहीं कर सकेंगे। केस स्टडी में आपकी जजमेंट इन्वॉल्व होगी, जजमेंट अप्लाई करना पड़े। ये वो चीज है जो आप लोगों के अंदर हिला हिला के, दिमाग को हिला हिला के डालनी होती है। जजमेंट क्या है, अभी आपको नहीं पता जजमेंट क्या है, आपके लिए एक सिर्फ लफ्ज है, लफ्ज है। लेकिन जजमेंट है कि आपको किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल के आपसे पूछना, हाँ भाई अब क्या करोगे। जजमेंट क्या है, आपको किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल के ये कहना कि बताओ अब क्या करोगे। वो हमारे टीचर की मिसाल याद आ गई। हमारे टीचर थे हाईकॉम में, उस्ताद की मिसाल उस्ताद की होती, साल बाद भी बंदा उससे कुछ सीखता है। उन्होंने कहा था प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से मुझे याद आ गई। उन्होंने कहा फर्ज करें आप घर में, आपके घर में चोर आ गए, चोर ने कहा मैं 2 ऑप्शन दी, भैया आपको गोली मार दूंगा वरना आप अपने वालिद साहब के मुंह पे थप्पड़ मारे। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। दोनों काम ही हमारे लिए लगभग मौत के बराबर है, ठीक है, लेकिन है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। आई क्या भी हर सिचुएशन आपको इसी प्रॉब्लमेटिक देगा, आपने डिसीजन करना होगा। अब ये डिसीजन जल्दी कैसे करना है, देखें अगर आपको एक बात बताऊं, अगर आपको अनलिमिटेड टाइम दे दिया जाए ना तो 100% स्टूडेंट्स मेरा हाल है पास हो जाएंगे सारे। अनलिमिटेड टाइम अगर आपको वर्ल्ड का पेपर देने का, असल चीज ये नहीं है कि आप करेक्ट डिसीजन करें। प्रैक्टिकल लाइफ में भी टाइमली डिसीजन करना जरूरी होता है। और ये बाज़ औक़ात मैं आपको कुछ सेंसिटिव एग्जांपल देता हूँ ना, जानबूझ के देता हूँ। ये एग्जांपल हमने बड़ी कैलकुलेटेड की होती हैं, क्यों, एक साइकोलॉजिकल रिसर्च है। क्या इमोशंस आर कनेक्टेड विद मेमोरी, क्या रिसर्च है, इमोशंस आर कनेक्टेड विद मेमोरी। जो बात दिल को हिट करेगी ना वो ज्यादा देर याद रहेगी। आंखें बंद करके मैं आपसे पूछूं, आंखें बंद करके सोचिए, मेरे स्कूल लाइफ में क्या क्या मेमोरीज हैं। 10 साल आपने गुजारे हैं, लेकिन आपको सिर्फ 3-4 वो बातें याद आएंगी जिन्होंने आपके इमोशंस को, क्या कहना चाहिए उसको, हिट किया होगा, हर्ट किया होगा या टच किया होगा, जो भी आप कह लें। पॉजिटिव भी होती है मेमोरीज, नेगेटिव भी होती है, बाकी बातें याद नहीं रहेंगी आपको सिर्फ। तो इसलिए कभी कभी सेंसिटिव एग्जांपल देना पड़ती है, और वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमें सेंसिटिव डिसीजन भी करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो भैया स्ट्रक्चर समझ आ गया पेपर का, क्या है जरा पेपर का स्ट्रक्चर मुझे बताइए। 10 नंबर के एमसीक्यूज, लगभग 20 नंबर के रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन और केस स्टडीज 70। इससे हम इस स्ट्रक्चर से हमें पता क्या चलता है कि भैया सिर्फ याद नहीं करना, हमने कंसेप्ट्स को मेमोराइज नहीं करना। मेमोराइज करना काफी नहीं है, मेमोराइज करने के बाद अप्लाई भी करना है, और अप्लाई ज़बानी कलामी करना है कि रिटन फॉर्म में, रिटन फॉर्म में। शाबाश, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट एडवाइसेस, भाई मशवरे हैं, मान ले तो अच्छी बात है, आगे आपकी मर्जी, ठीक है। हर डेली ये सब्जेक्ट कितने 2 घंटे लाजमी पढ़ना है, कभी कम कभी ज्यादा होगा, ऐसा शुरू में थोड़ा कम होगा टाइम। आप कहेंगे सर आधे घंटे में काम हो गया था इसलिए हमने और नहीं पढ़ा, मैं कहूँगा ओके, लेकिन जिस दिन फिर मैं आपको 2.5 घंटे का काम दूँ उस दिन भी आपने फिर शोर नहीं मचाना। कभी 1 घंटे का काम होगा, कभी
पढ़ाई के दौरान में सेल फोन जो है वो अलग रखना है। रिसर्च हमें बताती है पूरी दुनिया में मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस, मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग क्या होती है, जो आपको मकसद से हटा दे, हर वो चीज डिस्ट्रैक्टर है। पढ़ रहे होते हैं, गली में से सड़क में से सायरन की आवाज आती है, क्या है, डिस्ट्रैक्शन। वो इतनी डिस्ट्रैक्शन, वो इतना हार्मफुल नहीं है जितना आपका मोबाइल है। वो कहते हैं मोबाइल अगर आप बंद करके बैग में रख लेंगे ना, बैग में भी रख लेंगे ना, आपकी टेंशन बार बार उधर जाएगी। मैं देखूँ है कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई मशवरा लेने के लिए मेरे को मैसेज तो नहीं किया है, अभी देख लो। तो मोबाइल को क्या करना है, पढ़ते हुए बाकी आप मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मर्जी करते रहे, जब तक मर्जी करते रहे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पढ़ते हुए मोबाइल को आपने ऑफ रखना है। कोशिश करें मॉर्निंग टाइम में पढ़ें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। मैं जब स्टूडेंट था तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट बाद में पढ़ता था। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ऐसा होता है आप एग्जॉस्ट भी हो ना, आप कर लेते हैं, रूल्स होते हैं, याद होते हैं, कर लेते हैं। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होने के लिए फ्रेश माइंड चाहिए, समझने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए फ्रेश माइंड चाहिए। तो मेरी प्रेफरेंस है कि जब आप पढ़ने लगे तो पहले ऑडिट कर लें फ्रेश माइंड के साथ, बाकी आपकी अपनी जो है वो चॉइस है, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे करें, ये कोई लाजमी नहीं है बात। हर एक बच्चे का अपना पैटर्न होता है, वो कोई दिन में ज्यादा पढ़ता है, कोई रात को ज्यादा, अपनी अपनी आपकी चॉइस है। रिकमेंडेशन मेरी, सिलेक्टिव स्टडी हरगिज़ नहीं करनी। आई कैप जानबूझ के पेपर ऐसा बनाता है कि सिलेक्टिव स्टडी करने वाले रह जाते हैं। आपने कभी ये फील किया कि जो क्वेश्चन छोड़ते हैं वही क्वेश्चन बाज़ वक़्त आगे आ जाता है? कभी ये फील किया है? आपका क्या ख्याल है कि रैंडमली ऐसे होता है? रैंडमली नहीं होता। आई कैप को पता है कि बच्चे के लिए कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट है, कौन सा नहीं। क्या आई कैप को ये पता है कि नहीं? कौन कौन से टॉपिक छोड़ के जाते हैं, आई कैप को पता है। क्यों पता है? आई कैप ने आपके एग्जामिनर वगैरह कमेंट्स वगैरह आपके साथ शेयर करता है, वहां से उसको अंदाजा हो जाता है। तो मुझे बताइए, आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आई कैप के हमारे ऑडिट में कुछ कंसेप्ट इजी हैं, कुछ डिफिकल्ट हैं। आई कैप को किस में से पेपर, हर सब्जेक्ट में ऐसे होता है, किस में से पेपर बनाना चाहिए, इजी में से डिफिकल्ट में से? दोनों में से। कितनों का ख्याल इजी? शाबाश, हाथ उठाए। कितनों का ख्याल डिफिकल्ट? कितनों का ख्याल दोनों? मेजोरिटी का ख्याल, लगभग 85% का ख्याल है दोनों। 5% का ख्याल है इजी, 10% का ख्याल है डिफिकल्ट। 10% वाले ठीक है। आप क्लर्क की, मेरे पास 2 जॉब्स हैं, एक है क्लर्क की, एक है सीईओ की, कौन सी जॉब लेना चाहेंगे? हाँ शाबाश है। मकसद है सीईओ बनना और तैयारी करनी है क्लर्क वाली। क्या मुझे बताइए, आसान फैसले, आसान काम किसके होते हैं, क्लर्क के सीईओ के? क्लर्क के। उसके लिए आसान स्टडीज हैं, दूसरी ऑप्शन भी आपने वो नहीं सेलेक्ट की। आपको आई कैप किस लिए तैयार करवा रहा है? क्या क्लर्क, एजी ऑफिस का क्लर्क लगवाना है आपको? नहीं, मल्टीनेशनल कंपनी में सीएफओ सी की पोस्ट भी बढ़ाना है। तो भैया जितना बड़ा इनाम उतना बड़ा इम्तहान। आई कैप हमेशा डिफिकल्ट कंसेप्ट टेस्ट करेगा, अभी सुन ले, हमेशा। कभी कभी आसान भी दे देता होता है कभी कभी, लेकिन ज्यादातर कंसेप्ट हमेशा डिफिकल्ट में से आएंगे। बैलेंस पेपर नहीं होता कोई पेपर बैलेंस, वो तैयारी कर करके हम आपको इतना को कर देते हैं, आपको वो बैलेंस लगता है कि एक क्वेश्चन आसान है। आई कैप का एक कंसेप्ट भी आसान नहीं है। मुझे अंदाजा, मैंने आई कॉम किया, मैंने बी कॉम किया, आई कॉम 2 साल, बी कॉम 4 साल हुए टोटल। अकाउंटिंग का जो पहला 4 महीने में सीए में अकाउंटिंग पढ़ी है ना, वो उससे कई गुना ज्यादा थी जो 4 साल में मैंने आई कॉम बी कॉम में पढ़ी है। ठीक है, तो यहां पे आपको किस लिए, क्यों भाई इधर 4 महीने में 4 साल वाला काम क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि आपको एक एमबीए से 10 गुना ज्यादा तनख्वाह मिलनी है। आपसे जो काम लिया जाना है ना, वो टॉप लेवल का है। तो जब रिम्यूनरेशन हो ज्यादा होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो जाहिर है ट्रेनिंग भी ज्यादा होगी, डिफिकल्ट होगी, होनी भी चाहिए। सीए आसान होता, हर कोई कर लेता। ठीक है, आगे चलते हैं। नो सिलेक्टेड अटेम्प्ट, वीकली टेस्ट आपने जरूर अटेम्प्ट करने हैं, संडे को रिवीजन करना। लेक्चर होंगे हमारे रिजल्ट से पहले 5 दिन, हफ्ता इतवार 2 दिन लेक्चर नहीं होंगे, हफ्ता इतवार 2 दिन लेक्चर नहीं होंगे, यानी इस हफ्ते में हमारा लेक्चर नहीं होगा। परसों रिजल्ट से पहले तक हमारा हफ्ता ऑफ, याशी, आप भी याशी करें, मैं भी याशी करूंगा। उसके बाद 6 डेज अ वीक। स्ट्रक्चर ऑफ लेक्चर क्या होगा? क्लास में आऊंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कंसेप्ट्स, वो आपको अंदाजा हो जाएगा।
मैं डिसाइड करके आऊँगा घर से क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से, क्या मिसाल दें, वगैरह वगैरह वगैरह। असाइनमेंट क्या होगी वो भी आपको डेली बता दी जाएंगी, ठीक है। डेली असाइनमेंट मिलेगी आपको, लगभग डेली असाइनमेंट मिलेगी। ये असाइनमेंट रिटर्न भी होगी और इसमें आपको कुछ डिसीजन मेकिंग भी करवाई जाएगी, ठीक है। मूवमेंट वाला। अच्छा, अब एक चीज मैं आपके साथ शेयर करने लगा, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। आज से पहले कभी किसी सेशन में ये चीज मैंने डिस्कस नहीं की, लेकिन अब कुछ वो वक्त शायद आ गया है कि ये चीजें आपके साथ शेयर की जाए। देखिए, पर्सनली हर टीचर ना रिस्पेक्टेबल होता है, कम से कम स्टूडेंट के लिए रिस्पेक्टेबल होना चाहिए। मैं अपनी जाती जिंदगी में कुछ भी करता हूं, आपको इससे कोई गर्ज नहीं है। आपको सिर्फ इस चीज से गर्ज है कि जो जिम्मेदारी आपके उस्ताद ने ली है वो उस्ताद पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा, ऐसा ही है ना। तो टीचर कैसा भी हो, स्टूडेंट के लिए हमेशा ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वालिदैन होते हैं ना, हमारे वालिदैन में आपस में बाज़ औक़ात कोई तू मैमा हो जाती है, तो हम बच्चे हैं, हमारे लिए हमें कोई साइड नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो टीचर्स का आपस में बाज़ औक़ात ना कोई असूली नुक्ता नज़र भी फ़र्क होता है, लेकिन अब कुछ और चीज़ें भी दरमियान में आना शुरू हो गई है, जिसमें खास तौर पे कौन सी चीज़ शामिल है, तो कुछ गलत प्रैक्टिसेस हमारे प्रोफेशन में हो रही हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया 2008 से इस प्रोफेशन में 2009 से, आपको तो अभी शायद 2 साल हो गए होंगे सीए में हुए, 18 साल हो गए। उससे पहले ज़ाहिर स्टूडेंट भी थे। प्रोफेशन में कितने कॉलेजेस हैं, कहाँ कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, किसकी क्या बेस है, ये जो पुराना कोई भी टीचर होता है ना, उसको अंदाज़ा होता है, ठीक है। इस बच्चे ने क्या सवाल पूछा है, कौन सा लफ्ज़ इसका अपना हो सकता है, कौन सा लफ्ज़ इसका अपना नहीं हो सकता, अंदाज़ा होता है। प्रोफेशन की नॉर्म्स का पुराने टीचर्स को अंदाज़ा। तो कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को उस कुछ प्रोपेगेंडा से बचाना है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा सारे प्रोफेशन के स्टूडेंट मेरे पास। देखें, इज्जत ज़िल्लत अल्लाह ताला ने देनी है, रिज़्क अल्लाह ताला ने देना है। मैं जितना मर्जी जोर लगा दूं, अपना 1% भी रिस्पेक्ट आपके दिलों में ऐड नहीं कर सकता, वो अल्लाह ताला ने डालनी है, ठीक है। 1% भी अपने रिस्क में इजाफा नहीं कर सकता जितना अल्लाह ताला ने लिख दिया, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक होता है रिस्पेक्ट। टीचर शायद फाइनेंस पे कंप्रोमाइज कर लेता है, रिस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज नहीं करता। तो जब 18 साल मैंने आपको बताया और कोई काम नहीं किया, सिर्फ टीचिंग की है फुल टाइम, इतना वक्त किसी बंदे ने इन्वेस्ट किया हो ना, उसके बाद कोई नया टीचर, जूनियर टीचर, कोई वो 2-3 साल पढ़ा के ये कहे कि भाई ये गलत पढ़ा रहे हैं, दुख होता होगा कि नहीं होता होगा। इसीलिए देखिए, सोशल मीडिया ना प्लस पॉइंट भी आपको पता है, नेगेटिव पॉइंट भी है। सोशल मीडिया गलत चीज नहीं है, इसका इस्तेमाल सही है, गलत होता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे डिफरेंट कैंपेन्स चल रही होती हैं। आप माशाल्लाह जनरेशन जो है आपकी, वो इसके साथ हमसे ज़्यादा आप इस चीज़ को जानते हैं। हम तो यार पुरानी जनरेशन है, हमारे ज़माने में तो हॉटमेल, MSN मैसेंजर होता था बस सोशल मीडिया। अब तो पता नहीं कितनी तरह के हैं। तो डिफरेंट तरीके से कैंपेन, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कैंपेन्स की। आप प्रोफेशनल, आपको खुद भी अंदाज़ा होगा, लेकिन फिर भी एक दफ़ा आपके साथ एक्सप्लेन करना ताकि आपका माइंड खराब ना हो। देखिए, मेरा मकसद अगर होता ना, मैंने इसको स्टूडेंट बेस बढ़ाने के लिए यूज करना है, मैं क्लास में बात डिस्कस ना करता, क्लास से पहले करता। क्लास में डिस्कस, क्योंकि आप लोग डिसीजन कर चुके हैं, आप इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कहीं आपके जहन में कोई गलत, कि पता नहीं सर वाकई गलत पढ़ा रहे हो। फैसला आपने करना है, फैसला मैं नहीं करना। मैं सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर की बेस पे बात। हमारे एक सीनियर मैनेजर थे फर्म में, उनकी एक बात बोलते थे, वो बात हमारे प्रोफेशन में बहुत अहम। कुछ बातें ऐसी हैं जो लिखी कहीं नहीं हुई, लेकिन चलती हैं, काम होता। तो ये बात जो बताने लगा हूँ, ये हमारे सीनियर मैनेजर फर्म के ना, वो कहते थे, लिखी नहीं हुई कहीं। क्या कहते थे? वट एवर इज रिपोर्टेड शुड बी स्पोर्टेड। आप जो भी चीज रिपोर्ट कर रहे हैं, आप जो भी अल्फाज अदा कर रहे हैं, शुड बी स्पोर्टेड। उसका कोई ना कोई स्पोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए, कोई ना कोई सबूत होना चाहिए, ठीक है। तो अक्सर कैंपेन्स क्या चलती है बे,
तरीकाकार क्या होता है? अब देखिए मैं कैसे कैंपेन रन करूंगा। देखिए मैंने कैंपेन रन करनी है, मैं क्या करूंगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। 20, 25, 30 बच्चों का ग्रुप होगा। आपको पता क्या कहते हैं उसको, एम्बेसडर्स वगैरह जो होते हैं। पोस्ट लगाऊंगा, कहूंगा चलो भैया सवाल पूछो एक और उसका ये जवाब दो, ठीक है? चल रहा होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक के जो टीचर स्कूल से अपना काम सर झुका के कर रहा है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। साल पहले तक डिस्टर्ब नहीं होते थे, एक दफा बड़ी हुई थी कंपेन बहरहाल, अब कुछ डिस्टर्बेंस होना शुरू हो गई है इस वजह से। वरना आप मेरे पिछले इस सेशन से पहले किसी भी सेशन के लेक्चर देख लें, कभी मैंने इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं की। लेकिन जब बात रिस्पेक्ट पे आ जाती है ना, टीचर याद रखे, टीचर ने सारी उम्र, आपको पता है हमारा प्रोफेशन क्या है, रिस्पेक्ट का, रेपुटेशन का, ठीक है? तो वहां पे क्या लिखा भाई ये बेहतर है, ये बेहतर। आपको किसी ने पूछा ना, किसी ने मशवरा दिया, आपने पूछा कि किससे पढ़े, मैंने कहा सर आसिफ से पढ़ो, वो अच्छे टीचर हैं। ये जो है ना, ये क्वेश्चन मार्क है, अच्छा कौन होता है? सिर्फ आपने आगे से पूछना है, आप प्रोफेशनल हैं, आपने बस क्यों अच्छे हैं, क्या करवाते हैं, केस स्टडीज करवाते हैं, असाइनमेंट मिलती है, रिवीजन के लिए कुछ प्लान है, टेस्टिंग सिस्टम कैसा है, ये सिलेबस टाइम पे कवर करवा लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि कुछ चीजें रह गई कुछ करवा दी, क्या क्या चीज पर एक लिख ले सेंटेंस, समझ आ गया कभी तो ठीक है, दिल करे तो मान लीजिएगा, दिल करे तो नहीं। हमेशा ये बात ट्रू नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोफेशन में काफी हद तक ट्रू है। आप भी शायद इस बात पे एग्री नहीं करेंगे। स्मार्ट स्टडी इज इक्वल टू सिलेक्टिव स्टडी। नहीं समझ आई ना बात? ये बड़ी टेक्निक होती हैं इसकी, मैनिपुलेट करना हो ना चीजों को, बड़ी टेक्निक्स होती हैं। अल्फाज सुनने में बोलने में अच्छे लगते हैं, प्रैक्टिकली नीचे कुछ और चीजें होती हैं, आइसबर्ग होता है। और अप्रोच किया, और क्या कहा जाता है, एक ठीक है दूसरों के बारे में देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हर पर्सन मेरे से बेहतर पढ़ाता होगा, ठीक है, अपनी तारीफ करें, दूसरे को क्रिटिसाइज तो नहीं ना करना चाहिए। ये कहना सर की अप्रोच ओल्ड है, शाबाश। कोई दूसरे इंस्टीट्यूट का टीचर होगा ना, उसको 10 साल हो गए हैं, तो लिखा जाएगा 10 years एक्सपीरियंस। क्या लिखा जाएगा? 10 years। हमारा 18 साल हो गए, ओल्ड हो गए। 18 साल के साथ ये नहीं लिखा जाएगा 18 year एक्सपीरियंस, 18 साल के साथ क्या होगा? ओल्ड अप्रोच, ओल्ड अप्रोच। 2011 से स्टार्ट किया था बुक बनाना। प्रोफेशन में बुक बनाना ना, आपको नहीं पता कितना सैक्रिफाइस लेता है। एक एक किताब कॉपी पेस्ट करना बड़ा आसान होता है, एक एक लफ्ज के पीछे काम करना पड़ता है। आप देख ले कितने टीचर्स ऐसे हैं जो अपनी बुक बनते हैं आपके सामने, हर सेशन में बुक बनती है, ठीक है। हर सेशन में रिवाइज किस लिए होती है? ओल्ड अप्रोच होती तो पुराना एडिशन, वो 10 साल पुराना 12 एडिशन तो ना चल रहा होता। हर साल आई कैब अपना सिलेबस रिवाइज ना भी करे, अपना टेंट रिवाइज कर देता है, उसके मुताबिक पढ़ते हैं। क्या स्टूडेंट हमारे पास नहीं होते? अभी मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स भी शेयर करता हूँ। मकसद फिर बता रहा हूँ, अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है, मकसद बड़ाई बयान करना नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि दूसरे लोग जो मर्जी करें बस हमें ना छेड़े, मकसद ये है। अप्रोच ओल्ड हो गई, ठीक है जी। एक और अप्रोच क्या होता है? भाई किताब सर आसिफ की बहुत अच्छी होती है, ठीक है, वो यूज कर लें, पढ़ हमसे ले। भाई ये गलती किसी ने नहीं करनी, ठीक है, ये गलती क्यों? भाई जिससे पढ़े, मैं ये नहीं कर रहा मेरे से, ना 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 ना, वो सारे पढ़ा रहे हैं, सारे टीचर अच्छे हैं, सारे टीचर अच्छे हैं। दुनिया में बहुत से डॉक्टर है, जरूरी नहीं है कि डॉक्टर के पास जाए उसी से इलाज आराम आएगा। हर टीचर के स्टूडेंट पास होते हैं, हर टीचर के स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट भी फेल होते हैं, दूसरे स्टूडेंट के टीचर भी पास होते हैं, कोई इसमें नहीं है, ठीक। अच्छा कितने होते हैं ये अलग बात है, होते सब, प्रॉब्लम नहीं है ये। प्रॉब्लम क्या है? जब आप पढ़ेंगे किसी और से किताब, देखिए मुझे पता है मैंने कौन सा लफ्ज कहाँ किस लिए लिखा है, ये किस अटेम्प्ट में आई कि आपने किस केस स्टडी के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल किया था, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। आसान अल्फाज में किताब के चोर सोच जो है ना, जिसने किताब बनाई ना उसी को पता है। गाड़ी किसी और ने बनाई है, रिपेयरिंग के लिए किसी और के पास चले जाएंगे, उसे क्या पता कौन सी तार किधर कनेक्टेड है। तो इसलिए बेहतर यही है, सिंक्रोनाइज होना चाहिए ना।
जो मैं पढ़ा रहा हूं, अब मैं पढ़ाऊंगा अगर फर्ज कीजिए आई कैप की किताब से, आप याद करेंगे, आप ढूंढते रहेंगे अच्छा सर आसिफ की किताब में ये बात कहाँ लिखी हुई है, नहीं करनी। ये जनरली स्टूडेंट्स के लिए भी एडवाइस है कि जो टीचर पढ़ा रहा हो उसके मुताबिक मटेरियल सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए ना, आपको घर जाके ये ढूंढना ना पड़े कि ये कहाँ पे है वो कहाँ पे है, अब इसका केस स्टडी कौन सी होती है, वो सारी ज़ाहिर हम आपको कैलकुलेशन करके देंगे, आपके लिए आसानी होगी। ये कुछ और भी कैंपेन्स चल रही होती है, उसको छोड़े, मैं सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आपके साथ बात करूंगा। पहला मैंने आपको बता दिया 18 ईयर एक्सपीरियंस फुल टाइम, और कोई काम नहीं किया मैंने, 18 साल सिर्फ पढ़ाया है, और आइंदा और कोई काम मुझे करना भी नहीं आता और ना ही मैंने सीखना है, सिर्फ यही काम है, यही जब तक जाहिर है अल्लाह ताला चाहेंगे पढ़ाता रहूँगा। जब जाहिर है हर रोज़ को ज़वाल है, ज़वाल आना है, ज़रूर आना है, हर एक भी आता है, ज़वाल आएगा तो चुप करके निकल जाएंगे। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, अकाउंटिंग में आपने कंसर्न पढ़ा कोई इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, हमारे प्रोफेशन जनरल क्वेश्चन पूछा, रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा, जनरली मुझे बताइए, एक बंदा जो है उसने एक काम पूरा साल किया और कोई काम नहीं किया, दूसरा बंदा है वो मॉर्निंग में 8 घंटे किसी और जगह काम करता है, इवनिंग में 2 घंटे कोई और जगह काम करता है, दोनों एक एक साल काम किया, दोनों एक बराबर है क्या? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कंसेप्ट समझ आया? ठीक है, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है, दुख होता है असल में कि जूनियर टीचर हैं, 3-4 साल हुए हैं और वो मतलब अगर मैं गलत भी पढ़ा फर्ज करें, सही नहीं भी पढ़ाता, सीनियर हूँ, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो एक टीचर फॉर एग्जांपल सारे दिन में किसी और काम भी है, ये काम भी कर रहा है, उसका लेवल जनरली कुछ और, देखिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मुझे भी अंदाजा है, बाज़ बात कुछ लोग बड़े शार्प होते हैं, वो हो सकता है 1 घंटे के अंदर वो काम कर ले जो दूसरा महीने में ना कर सके, नो डाउट, ऑन एवरेज बात कर रहा हूं। अब मुझे खुद भी ये चीजें ना मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ चीजें डिस्कस करते हुए, लेकिन करनी पड़ रही है। बुक जो है वो आप देख लीजिए, चलो कुछ वैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन भी किताब का बता दूं, ओवरव्यू दे दूं। क्या है जी, हाँ जी, ये है जी स्टार्ट से, ये नजर आ रहा होगा शायद आप, पहला एडिशन किताब का था, फर्स्ट टाइम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसके हर एक के पीछे जाहिर है बड़ी मेहनत होती है, लेकिन मैं फिलहाल मकसद आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बताना है। स्ट्रक्चर क्या होगा जो आपका किताब का होगा, वो होगा ये चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स डिवाइडेड है, ऐसा नहीं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया, हर चैप्टर का में जो कंसेप्ट डिस्कस हुए हैं आपको स्टार्ट में मिलेंगे। जैसे फर्ज करें ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर, स्टार्ट में इस चैप्टर के अंदर ये कंसेप्ट है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, फिर ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव की डिस्कशन हुई, फिर इसके बाद हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर एंड पे ना ये कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव छोटे होंगे, कुछ लेंथी होंगे, आपको दो चीजें मिलेंगी। एग्जाम टिप, एग्जाम टिप में क्या बताया हुआ है, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव पास्ट पेपर में कैसे टेस्ट हुआ है ये बताया हुआ है, और फिर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आपने जो कुछ पढ़ा उसके इमीडिएट टेस्टिंग हो जाती है, ये सारा इसी तरीके से, ठीक है। हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ नीचे हमने एग्जाम टिप्स दे दिए, और फिर उसके बाद सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का फायदा क्या होगा, ये जो कंसेप्ट आपने ऊपर पढ़ा है इमीडिएट वैल्यूएशन हो जाएगी आपकी, क्या है, ठीक है। और एग्जामिनर कमेंट्स, ये कंसेप्ट पास्ट पेपर में कैसे टेस्ट हुआ है वो भी बता दिया, और साथ में आपको ये अटेम्प्ट भी मिल जाएगी कि ये कंसेप्ट इस अटेम्प्ट में टेस्ट हुआ था। अब देखिए इस लेवल पे जब काम करना हो तो उसमें टाइम आप खुद समझ सकते हैं कि क्या क्या एफर्ट लगी होगी। तो वापस चलते हैं, कहां पे थे हम, हाँ ये बुक मैंने आपको बता दिया, रिजल्ट आपके साथ शेयर करना है जी। ये हमारा कॉलेज के स्टैटिस्टिक्स है, कॉलेज वाले ना हर अटेम्प्ट में जो रिजल्ट आता है, देखिए ये रिजल्ट ओवरऑल नहीं है, ठीक है, हालांकि आप लोगों के लिए ओवरऑल ज्यादा रेलिवेंट है, ये वो है चीजें जो हम मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, मार्केटिंग करना, क्या सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, गोल्ड मेडल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अपने वाला क्लिक कर देता हूँ, बल्कि इसको डायरेक्ट ही देख लें। 2022, देखिए ये मेरी कामयाबी नहीं है, ये कामयाबी दूसरी है कि मैं सिर्फ बिला वजह अपने आपको क्रेडिट दे रहा हूँ,
आपको पता है हर क्लास में ना कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टॉप होते हैं, उनको कुछ भी ना पड़ा उन्होंने पास हो जाना होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उन्होंने फेल होना ही होना है, जो मर्जी कर ले जितना उन्होंने फेल ही होना है। हमारा टारगेट होता है 80% मेजोरिटी के जो होती है फेल होने वाली, उन्हें पुश करके पासिंग लाइन की दूसरी तरफ लेके जाना होता है। ये 22 में एक गोल्ड मेडल, ये कैफ लेवल का, इसमें सीफैप वाले शामिल नहीं होंगे, सीफैप आपके लिए रेलिवेंट है। 23 में है जी स्प्रिंग 23 में गोल्ड मेडल था ऑडिट में। फिर इसके बाद 24 में स्प्रिंग 24 में मेरिट सर्टिफिकेट, वो दूसरा सब्जेक्ट गोल्ड मेडल था बच्चे का हमारे। ये आगे बच्चे का CRN वगैरह भी है। देखें व्हाट एवर इज रिपोर्टेड शुड बी स्पॉटेड, हवाई बात नहीं है। ये CRN नाम वगैरह चेकिंग शेकिंग करना हो, कॉलेज के पास डिटेल होगी सारी मजीद, ठीक है। और ये उस वक्त की बात है जब सर्टिफिकेट मेरिट एक एक हुआ करता था। पिछली अटेंड में ना ICAP ने 5-5 कर दिया, ये भी बड़ा मसला किया। आपको बताता हूँ क्यों मसला किया भाई। इसके बाद क्लास का टाइम है हमारे पास कोई 10-15 मिनट मजीद। इसके बाद आपकी और क्लास है नहीं, चलें ठीक है, इसके बाद 10-15 मिनट है हमारे। ओके 25 में था हमारा बच्चा स्प्रिंग 25 में, ये तो कंपनी लॉ वाला है। हाँ ऑटम 25 में गोल्ड मेडलिस्ट था, गोल्ड मेडल ज़्यादा सर्टिफिकेट मेरिट ये है। स्प्रिंग 26 में गोल्ड मेडल भी है और एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी है। ऑटम 26 का रिजल्ट आना है। तो आप देखिए कोई कंसिस्टेंसी कुछ नजर आई, कुछ ना कुछ जो है। नो डाउट इसमें 90% बच्चे का क्रेडिट है, लेकिन शायद कहीं पे 10% टीचर का भी कंट्रीब्यूशन हो, ठीक है। आगे चलते हैं। टेस्टिंग सिस्टम, हाँ कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ होता है ना इंसान जो खुद काम करता है ना, कुछ चीजें जब तख्लीक करता है तो उसमें जो मजा होता है ना, जो फीलिंग होती है वो कुछ और ही होती है। तो जब भी मैं कोशिश करता हूँ प्रोफेशन में कोई ऐसी चीज करूँ जो इससे पहले नहीं हुई, जब वो कामयाब होती है ना तो उसका मजा ही कुछ और होता है। उसमें से एक चीज है टेस्टिंग सिस्टम। मैं अल्लाह का शुक्र है फिर बता रहा हूँ, सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपको बताने के लिए कि आप इधर उधर की बातें सुन के ना आपका माइंड, आप यंग जनरेशन, आपको पता भी नहीं चलता किस बातों के जरिए से आपके अंदर क्या कंसेप्ट बिल्ड कर दिए जाते हैं सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। टेस्टिंग सिस्टम, मुझे उम्मीद है आपको ऐसा टेस्टिंग सिस्टम दूंगा पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। बड़ाई के लिए नहीं कर रहा, अस्तगफिरुल्लाह, बड़ाई के लिए नहीं, आपको सिर्फ क्वालिटी ऑफ सर्विस बता रहा हूँ। उसकी एक झलक आपके साथ शेयर करते हैं। ये प्रीवियस सेशन में अगर हमारे से स्टूडेंट पढ़े हुए उनको अंदाजा होगा वो क्या है। टेस्टिंग सिस्टम, सबसे पहले टेस्ट खुद बनाऊंगा, सारे टेस्ट। दूसरे नंबर पे टेस्ट एग्जाम लेवल का होगा। और आप लोग देखिएगा कोई दूसरे टीचर जब शेयर करेंगे ना क्वेश्चन मॉक, आपने ये देखना है क्या ये ICAP के स्टाइल के मुताबिक है कि नहीं। क्या देखना है, ICAP के स्टाइल के मुताबिक है कि नहीं। ICAP के स्टाइल से हटके याद रखे जो चीज जितनी मर्जी आपको बज़ाहिर अच्छी लगे आपके काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है, ये टेस्ट करना। मैं इधर CFAP 6 का जो लेक्चर है वो आपके सामने सर क्या टेक्निकल नॉलेज, वाह मजा ही आ गया, समझ नहीं आई। मजा बड़ा आया लेक्चर का, बड़ी टेक्निकल बातें समझ नहीं आई। क्यों नहीं आई, लेवल नहीं, ठीक है। तो हमने पढ़ाना है आपको जो ICAP रिक्वायर करता है, अलाइनमेंट इंशाल्लाह ICAP के स्टैंडर्ड के मुताबिक होंगे, ICAP के तरीकाकार के मुताबिक होंगे। उसमें आपको एक एक नंबर नहीं, आधा नंबर भी आपका, आपने गलती की है ना, आधे नंबर की गलती भी की है, आपको आइडेंटिफाई करेंगे आपने ये गलती की है। कैसे करेंगे, ये एक बच्चे का ना प्रीवियस सेशन में मॉक हुआ था और आपको शायद जो आपके सीनियर बताएं, प्रीवियस सेशन में हमने 3 मॉक करवाए थे, ठीक है। तो उसमें से ये एक बच्चे का मॉक है। ये इसमें होगा क्या, आप देखिए एक टेस्ट है डिटेल्ड वैल्यूएशन रिपोर्ट। ये क्या है, डिटेल्ड वैल्यूएशन रिपोर्ट। सबसे पहले बच्चे का उम्मीद तौर पे क्या करते हैं, टिक्कू करते हैं, टिक्कू, और एंड पे टोटल नंबर लिख देते हैं। ये लो भाई, बच्चा कहता है सर मुझे बताएं मैंने गलती क्या की है। टेस्ट देने का मकसद क्या है, देखिए टेस्ट देने का जो मकसद है ना वो क्या है, आपको अपनी गलती पता चले और आपने उसे कैसे दूर करना है आपको ये पता चले। अगर ये 2 बातें आपको नहीं पता चल रही ना, सिर्फ नंबर मिल रहे हैं आपके किसी काम के नहीं है। आपको पता चल रहा है सिर्फ नंबर आपके किसी काम के नहीं। क्या चीज जरूरी है, आपको पता चले क्या गलती की, उसको दूर कैसे करना है।
तो यहाँ पे आपको जो डिटेल वैल्यूएशन हर टेस्ट की मिलेगी, हर टेस्ट की। आपको बताया क्वेश्चन कौन बनाएगा, क्वेश्चन पेपर आपका मैं खुद बनाऊंगा, ठीक है। टेस्ट चेक होगा 24 घंटे के अंदर अंदर, इंशाल्लाह आपका टेस्ट चेक होगा, रिपोर्ट 7 दिन नहीं 24 घंटे के अंदर अंदर। और ये टाइम 24 घंटे से भी कम है, 24 घंटे एहतियातन कह रहा हूं मैं, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे इसको। 24 घंटे के अंदर अंदर हर टेस्ट की डिटेल रिपोर्ट मिलेगी आपको, हर क्वेश्चन पे बताया जाएगा इस क्वेश्चन में आपकी परफॉर्मेंस क्या है, इस क्वेश्चन में कितने मार्क्स है। और सिर्फ यही नहीं, हर क्वेश्चन का डिटेल आपने एग्जाम में, ये तो एमसीक्यूज वाले हैं ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन 2 है, आपको बताया जाएगा भैया इस सवाल क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी में आपने ये चीजें लिखनी थी, इसके इतने नंबर थे, ये चेक पॉइंट्स हैं, आपने ये लिखिया। आपके एक एक क्वेश्चन के एक एक जुमले पे कमेंट होगा, आपने क्या लिखा है, ये जो लिखा सही है कि गलत, ड्राफ्टिंग आपकी सही साइड पे जा रही है कि नहीं। ड्राफ्टिंग क्या होती है, केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है, क्या आपका जो लाइन लिखी है इंग्लिश की एग्जामिनर के लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं, पेपर चेक करने वाले के लिए, इसको आप किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, सारा कमेंट। फिर उसके बाद जो आपको नंबर मिले, फिर इसके बाद आगे चलते जाए। हर क्वेश्चन में ऐसे होगा, आपका अगर एक किसी चेक पॉइंट का आपका 0.25 मार्क भी डिडक्ट हुआ ना, अगर किसी क्वेश्चन में कितने मार्क्स, तो भी उसकी रीजन बताई होगी। You did not name cost of sales and inventory as the balance at risk. 0.25 नंबर भी डिडक्ट हुआ है तो रीजन बताई जाएगी आपको कि क्या गलती की है आपने, ठीक है। इसके पीछे बैकएंड पे एआई का मॉडल है, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। और वो चूंकि स्टूडेंट्स की तादाद ज्यादा होती है ना, तो आपको पता है एपीआई कॉस्ट, आप में से जो स्टूडेंट काम करते हो क्योंकि अंदाजा होगा, लेकिन बाहर आ चुके ये क्वालिटी है, ठीक है, ये जरूरी है। सिर्फ अच्छा लेक्चर नहीं काफी, मैंने अच्छा लेक्चर डिलीवर करा काफी, ये भी जरूरी है कि आप उसको एग्जाम लेवल के मुताबिक कर सकते हैं कि नहीं, ये एबिलिटी भी आप में डेवलप होनी है। फिर इसके बाद एंड पे ये सारी आगे स्ट्रेंथ, आप में क्या क्या स्ट्रेंथ है, एंड पे आपको ये बताया जाएगा, क्या आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ये बताया जाएगा, ये बताया जाएगा। और फिर क्या सजेशंस आपको दी जा रही है, ये बताया जाएगा। ये आपको एक एक टेस्ट की डिटेल वैल्यूएशन रिपोर्ट मिलेगी, ठीक है। ये वैसे सर्विस हमारी अलग से भी है, यानी अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास एनरोल्ड नहीं है, वो अपने जिस जगह पे भी है वहाँ के टेस्टिंग सिस्टम से मुतमिन नहीं है, वो ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है। जाहिर है कुछ फीस होगी इसकी, आप लोगों के लिए जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो फ्री है, बाकी जो आउटसाइडर्स होंगे उनके लिए। तो ये था हमारा टेस्टिंग सिस्टम। फिर इसके बाद है मेंटीमीटर। क्या होता है मेंटीमीटर? होता ये है क्लास में ना पॉजिटिव कंपटीशन हमने क्रिएट करना है। पॉजिटिव कंपटीशन कैसे होगा कि हम हर रोज क्लास में आके एक क्विज, हर रोज नहीं मतलब ऑन नीड बेसिस, जब अंदाजा होगा कोशिश करेंगे हर रोज करवाएं, ठीक है। उसमें जो स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे साथ पिछले सेशन में नोट थे उनको अंदाजा होगा ये क्या चीज होती है, ठीक है जी। ये है जी फॉर एग्जांपल आइटम 26 के अटेम्प्ट में था ये। इसमें डेली बेस पे क्लास में हम ये क्विज कंडक्ट करेंगे, ये केस स्टडीज होंगी इसमें, हर एक ये छोटी सी केस स्टडी है, ये है मिनी केस स्टडी, ठीक है। आपके सामने आप इसको आंसर करेंगे, उसके बाद फिर उसका करेक्ट आंसर होगा, क्लास के जो टॉपर स्टूडेंट्स होंगे उनको हम इनाम देंगे डेली बेस, मतलब जब जब ये क्विज कंडक्ट होगा। इसका पर्पस क्या है? पॉजिटिव कंपटीशन। एक ये फीचर भी है हमारे कोर्स का। कोर्स का दूसरा फीचर क्या है? थ्योरी के सब्जेक्ट में अक्सर प्रॉब्लम होती है, सर भूल जाता है। क्या प्रॉब्लम होती है? भूल जाता है। आपका एक इसको बोलते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन सिस्टम। आप जाके सर्च करना चाहें तो आपको मजीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। स्पेस रेपिटेशन कि किस तरीके से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सिर्फ 6 महीने नहीं, इंशाल्लाह 6 साल तक ना भूले आपको। ये बेसिकली मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए हुआ था। हमने तो कुछ इतनी चीज़ें याद नहीं करनी, आपको लगता है आपने बड़ी चीज़ें याद करनी है, कुछ भी नहीं करनी, जितना मेडिकल स्टूडेंट्स ने करना होता है। ये बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ऐप, लेकिन फिर उसके बाद इसकी यूटिलिटी को सामने रखते हुए डिमांड इसकी बढ़ी। अब हम इसको यूज़ करेंगे, इसको बोलते हैं ब्रेनस्केप। जैसे ही आपका चैप्टर 1 खत्म होगा उसके बाद आपके साथ ये शेयर किया जाएगा।
इससे पहले हम कभी शेयर करते थे, कभी शेयर नहीं करते थे, ठीक है। वो क्योंकि इसमें काफ़ी काम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, काम काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन इस सेशन में हम वो अब कंसिस्टेंसी के साथ इसको करेंगे, ठीक है। और इसको फिर रिवाइज भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा बना के हमने कर दिया। ये है ब्रेनस्केप। इसका पर्पस क्या है, आपने खास तौर पे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में जो याद किया है वो भूलेगा। इसका तरीकाकार क्या है वो आपके साथ बता दूं। आप इस ऐप को यूज करेंगे ना जब, तो वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा रोज के। फॉर एग्जांपल सुबह आप 10 क्वेश्चन पूछेगा 5 मिनट के अंदर, आपने उन क्वेश्चन का आंसर जेन में लेके आना क्या था, ये आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता, फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल होता है, इसके ऊपर अलग से लेक्चर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा कि आपको ये कंसेप्ट आता था। यानी आपके सिलेबस में समझ लीजिए 10 कंसेप्ट वो पूछेगा, फिर आपसे पूछेगा बताओ आपको स्ट्रॉन्ग आता था, भूल गए थे कि पक्का याद था कि दरमियान में था। आप उसको नंबर लॉट करते हैं, उसके मुताबिक वो उसको रिपीट करवाता है, ठीक है। क्योंकि हम जब रिवीजन करते हैं ना, आप जब मैनुअल रिवीजन करें ना किताब से, तो आपने देखा होगा किताब के 5 लर्निंग ऑब्जेक्टिव तरतीब से करते हैं। चैप्टर 1 आप जब भी रिवाइज करेंगे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे। हालांकि रिवीजन किसकी होनी चाहिए, तरतीब से होनी चाहिए कि जो कंसेप्ट आपको भूल रहा है रिवीजन उसकी होनी चाहिए। ये आपका जो भूला हुआ कंसेप्ट है वो सामने लेके आता है, ताकि आपकी एफर्ट उन कंसेप्ट्स के ऊपर ना लगे जो आपको याद है, ठीक है। आपको खुद भी नहीं पता होता, मैं आपसे पूछूं ना इस चैप्टर के अंदर क्या चीज आपको बड़ी पक्की याद है, आप सोचने पड़ जाए सर पता नहीं, इसको पता होगा। ये क्यों पता होगा, क्योंकि आपने इसकी रेटिंग की होगी, वो आपको इसका सारा मैकेनिज्म हम समझा देंगे। ये चीज है, ठीक है। अब जो कई तरह से सही नहीं पढ़ाते कि अच्छा आप सही पढ़ाते बताएंगे, ये है ये चीज ना, चलो छोड़े, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। केस स्टडीज, केस स्टडी क्लास के याद रखें, ऑडिट केस स्टडी के बगैर पास नहीं हो सकता। आपके साथ अभी इंशाल्लाह कमिटमेंट कर रहा हूं, कम से कम 250 केस स्टडी आपको प्रैक्टिस करवानी है क्लास में, 250 एग्जाम लेवल की, और कम से कम 1000 केस स्टडी, शॉर्ट केस स्टडी आपको प्रैक्टिस करवानी है। आई कैप के कंसेप्ट कितने 200 के करीब, 250 मैक्स 220-22 के करीब है। आप अब खुद अंदाजा लगाए 220-22 के करीब कंसेप्ट हैं। 250 केस स्टडी करेंगे बड़ी वाली एग्जाम लेवल की, 1000 के करीब छोटी केस स्टडीज करेंगे, कोई कंसेप्ट रह जाएगा? मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो रही होगी। शर्त यह है कि आपने ये काम करना भी है, ठीक है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपने भी करना भी है, करना भी है। स्टडी मटेरियल क्या यूज करेंगे हम, 2 ऑप्शन है आपके पास, बुक भी ऑप्शन है, इंस्ट्रक्टर की बुक भी है, आई कैप की बुक भी है। आपने आई कैप की बुक इस्तेमाल नहीं करनी, आई कैप की बुक इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि आप अगर हमारी बुक इस्तेमाल करेंगे तो मुझे फ़ायदा होगा, मुझे रॉयल्टी मिलेगी, है मेरे दुबई के विजिट पक्के हो जाएंगे। कितनी रॉयल्टी मिलती है, थोड़ी सी, हफ्ते का काम पूरा नहीं होता उससे। अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है ना, एक हफ्ते की भी नहीं होती जो रॉयल्टी मिलती है। सिर्फ किस लिए, आई कैप का सिलेबस ही है, ये घर बैठ के कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है, आई कैप के कंसेप्ट ही है, समराइज्ड है, तरतीब से लगाए हैं, उनमें जो अहम चीजें उनको अलग निकाला है, छोटे छोटे लर्निंग ऑब्जेक्टिव में डिवाइड किया है, बिट साइज इंफॉर्मेशन होगी, बिट साइज कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना आसान होता है, कोई बुलेट्स वगैरह लगा दी है, एग्जाम टिप्स बता दी, उसके बाद हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बाद छोटे छोटे क्वेश्चन कर दिए। आई कैप की बुक में आपको पता है वो एंड पे क्वेश्चन देता है, वगैरह 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 वगैरह। बाकी आपकी मर्जी है, आई कैप की बुक भी यूज करना चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी यूज कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन है इंस्ट्रक्टर की बुक यूज कीजिएगा। 19th एडिशन अभी आई कैप पब्लिश करेगा 1-2 दिन में अपना इस सेशन का सिलेबस और इस सेशन की बुक, उसके 2-3 दिन के बाद हम पब्लिश कर देंगे ये वाली बुक। तब तक जो भी नोट्स वगैरह होंगे हम आपको देंगे। 19th एडिशन रेलिवेंट है, किसी के पास पुराना 18th एडिशन हो वो भी चलेगा, नया लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी के पास पुराना एडिशन अगर 18th एडिशन है वो भी चलेगा, अगर आई कैप अपना सिलेबस चेंज नहीं करता, और उम्मीद है कि ज़्यादा चेंज शायद ना करे, लेकिन अगर करेगा तो हम आपको अलग से भी बता देंगे, ताकि जिन स्टूडेंट के पास प्रीवियस एडिशन है उनको चेंजेस अलग से मिल जाएंगी, नए की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपने लेटेस्ट एडिशन ही प्रेफर करना है। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट है आपके पास तो फिर आपने क्या, क्योंकि लेटेस्ट बेहतर होता है। नंबर ऑफ लेक्चर हमारे कोर्स के कितने होंगे, लगभग 95 के करीब होंगे। ये अमूमी तौर पे 105 के करीब होते थे, तब 1.25 घंटे का लेक्चर हम करवाते थे, अब हमने लेक्चर तकरीबन 1.5 घंटे का कर दिया है। और क्योंकि आपको पता है जो अटेम्प्ट है ना हमारी, इसमें आपको 15 दिन, पिछली अटेम्प्ट में भी 15 दिन कम थे और इस अटेम्प्ट में भी आपको था 15 दिन कम। अब आपका पेपर मार्च में नहीं, फरवरी के स्टार्ट में होना, बल्कि आपको पता है ना ये, हाँ फर्स्ट वीक में, शाबाश। उस वजह से ना हमें नंबर ऑफ लेक्चर 10 कम करने पड़े हैं, लेकिन हमने क्या किया, कैसे कंपनसेट किया है,
हाँ 15 मिनट थोड़ा सा बढ़ा दिया है। कंप्लीशन डेट हमारी इंशाल्लाह 31 दिसंबर 2026 को कंप्लीट हो जाएगी। और इसे अभी बता दूं 31 दिसंबर बार बार ना पूछिएगा। लर्निंग हमारी होगी ए कर्व। आपको बताया हमने 0 से लेके आप 100 तक लेके जाना होता है, क्योंकि प्रायर नॉलेज अमूमी तौर पे बच्चे के पास नहीं होता। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमारे पास काउंट करते हैं हम, ये क्या है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 4 महीने हैं। ये है 50%। 0 से 100 तक पहुंचने के लिए 4 महीने हैं। 0 से 50% तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2 महीने। गलत, 2.5 महीने लगेंगे, यही बताना था। इसमें 1.5 महीना लगेगा। कभी कभी किसी छोटी मोटी पहाड़ी पे चले, शिमला पहाड़ी लाहौर में, जरा चढ़ के देखें, चढ़ाई मुश्किल होती है, उतराई आसान होती है। इस फेज के अंदर ना, इस फेज के अंदर आपके बेसिक कंसेप्ट भी डेवलप करवाने हैं, आपकी प्रैक्टिस निस्बतन ज्यादा करवानी है, इस पे ज्यादा मेहनत लगेगी। बेस स्ट्रांग हो ना, ऊपर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खड़ा कर दें, नहीं हिलता, कोई त्यारा ना आ जाए, नहीं हिलेगा। लेकिन बेस वीक होगी ना, आप एक के बाद दूसरी मंजिल नहीं खड़ी कर सकते उसके ऊपर। ये आपकी बेस है, इसलिए इसके ऊपर मैंने ज्यादा मेहनत करनी है। 0 आप पता है क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, 1 लाख हो गया, 3 सफ़े हो जाने चाहिए, सर ने 2 सफ़े करवाया, नहीं, ये लेक्चर पे नहीं होगा सिलेबस। आपका सारा सिलेबस, सारा लेक्चर वाइज कैलकुलेटेड है, वो आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ एक है, क्या? टीचर जो कहे आपने करते रहना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। 50% आधे हमारे चैप्टर्स कब होंगे, अभी इसे इसलिए बता रहा हूँ, एंड में जाके आप ये ना कहे कि सर अच्छा ये कहानी करा रहे हैं ना आप, हमें पहले सही नहीं पढ़ाया आपने, पहले छुट्टियां करवाते रहे, पहले आप जो हफ्ता जो छुट्टी करते रहे ना, ये उसकी वजह से। ऐसा नहीं, ये नेचुरल है, ठीक है। ड्यूरेशन बढ़ाई है, इसीलिए बढ़ाई है, इसको कंपनसेट करने के लिए, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह 31 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। जनवरी का पूरा महीना रिवीजन के मिले, ओके है ना, बस ठीक है। बाकी अब कितने लेक्चर, किस लेक्चर में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो मेरी जिम्मेदारी। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो शाबाश पूछ लें, बेफिक्र होके पूछे। हमारे प्रोफेसर जब जूनियर था ना फर्म में, तो हमारे सीनियर हमें एक जुमला कहा करते थे, वो आते हैं ना पुरानी, वो जाहिर है वो पक्की हुई है, पूछोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। लिखे, पूछोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। कुछ लोग वो होते हैं जो बड़ों से पूछते हैं, सीखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े कहते हैं उसके ऊपर अमल नहीं करते, कहते हैं हम खुद करके देखेंगे, फिर खुद करते हैं, ठोकर खाते हैं, फिर पता चलता है बड़े ठीक कह रहे थे। तो पूछ लेना चाहिए, नहीं पूछेंगे तो अपने तजर्बे से सीखेंगे। जो पूछता नहीं है वो फिर अपने तजर्बे से सीखता है। तो बेहतर है कि कोई गलत तजर्बा करके एग्जाम में ना सीखिए, अभी पूछ लें। अभी जितना पूछेंगे एग्जाम में उतनी हेल्प होगी। क्या लिखवाया अभी? पूछेंगे नहीं तो, हाँ तो कुछ पूछना हो तो पूछना, शाबाश, बेफिक्र होके पूछें, कुछ नहीं पूछना, सब ठीक है। यही आपका तामुन रहा ना, तो मेरा ख्याल है 15 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सुभान अल्लाह। चलिए ठीक है जी, कल से जी शाबाश पूछें। FAR नहीं पढ़ा, यानी कि F1 वाला नहीं पढ़ा हुआ? बेहतर, अच्छा आपका दूसरा केस वो स्पेशल वाला केस है, ओके। इससे पहले अकाउंटिंग पढ़ी हुई आपने किसी और, यानी आप प्रॉपर इस फील्ड से, ओके। अकाउंटिंग नहीं पढ़ी आप, मुझे थोड़ा सा ना क्लास के बाद बता दीजिएगा कि इससे पहले अकाउंटिंग में आपने मतलब किस स्कीम के जरिए से आपने ट्रांजिशन लिया CA में, ठीक है। आप बता दीजिएगा, उस स्कीम को देख के मैं फिर आपको एडवाइस कर दूंगा। आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा थर्टी 31 दिसंबर तक क्लासेस हैं। जनवरी में आपका टेस्ट सेशन एग्जाम डे तक होगा, टेस्ट अवेलेबल होंगे आपके एग्जाम डे, क्योंकि आप में से अक्सर स्टूडेंट के लेक्चर भी पेंडिंग होते हैं, साथ में टेस्ट भी पेंडिंग होते हैं। तो पिछले सेशन में ऐसे ही हुआ है, वो स्टूडेंट्स ने कुछ टेस्ट दे दिए, कुछ स्टूडेंट्स के टेस्ट पेंडिंग थे, उन्होंने फिर जाके वो दिसंबर में हमारा हुआ AI का बिल देखेंगे ना अगर आप, तो वो लास्ट मंथ का जो पिछले वो 3 गुना ज़्यादा है AI का बिल। वो किस वजह से? वो चेकिंग बच्चों को ये तो नहीं कह सकते थे नहीं भाई जान टाइम निकल गया अब आपने नहीं करना, हालांकि वो ऑप्शन भी थी, कॉस्ट कम हो जाती, लेकिन कहा ठीक है बेहतर है करते थे। तो एग्जाम डे तक आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं।
और हमारे मॉक भी एक नहीं, दो नहीं, 3 होंगे, 3 मॉक होंगे और आपने कोशिश करनी है तीनों मॉक दीजिएगा। और कोई क्वेश्चन? शाबाश। हाँ नहीं, वो समझ गए हैं, वो शर्मिंदा भी हैं इसके ऊपर, आप बेफिक्र, उनको कुछ ना कहें। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, इंशाल्लाह कल से भी टेक्निकल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।